नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 361। मुझे नहीं पता क्यों। ये दृश्य देखकर मीरा शर्मा को थोड़ा दुख हुआ। राजेश कपूर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए जब उन्होंने रिया को दौड़ते हुए आते देखा। विहू ने अचानक कहा, पिताजी, मेरी बहन के हाथ में चोट लगी है। तनु और अभी जल्दी से देखने के लिए वहां पहुंचे। माता पिता स्टेडियम के बाहर थे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे केवल चिंता ही कर सकते थे। राजेश कपूर ने हाथ हिलाया, रिया इधर आओ और डैडी को दिखाओ। तनु और अभी रिया का हाथ पकड़कर आए। रिया का चेहरा लाल और पसीने से तर था, लेकिन उसकी मुस्कान गर्मजोशी भरी और प्यारी थी। गिरने से उसका हाथ खरोंच गया और उसमें से खून बहने लगा, लेकिन ये गंभीर नहीं था। राजेश कपूर ने उस पर फूंक मारी और धीरे से पूछा, क्या इससे दर्द हो रहा है। रिया ने सिर हिलाया, दर्द हो रहा है। राजेश कपूर ने जल्दी से अपने बैग से आयोडीन की एक छोटी बोतल और रुई के फाहों का एक छोटा पैकेट निकाला। वह हमेशा मीरा शर्मा से ज़्यादा सोचते हैं। मैंने इन्हें आज अपने बैग में विशेष रूप से तैयार किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में इनका उपयोग करूंगी। मीरा शर्मा ने रिया को एक बड़ी मुस्कान दी। रिया, तुम कमाल हो। मम्मी को तुम पर बहुत गर्व है। तनु ने भी कहा, बहन, आज तो आप बहुत कमाल की हो। विहू मुस्कुराया और बोला, बहन आज कमाल की थी। उसने तुरंत पहला स्थान हासिल कर लिया। अवी ने राजेश कपूर को आयोडीन की बोतल पकड़ने में मदद की। राजेश कपूर ने धीरे से कहा, थोड़ा दर्द होगा, बस सहन कर लो। रिया ने सिर हिलाया, अपने होंठ भींचे और कहा, रिया बहादुर है और दर्द से नहीं डरती। राजेश कपूर ने घाव को कीटाणुरहित करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया, फिर एक सुंदर बैंड-एड निकाला और उसे लगा दिया। रिया ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। पिताजी, ये कहाँ से आया। ये तो बहुत प्यारा है। मैं इसे खरीदा। चिकित्सा स्टाफ देखने आया और कहा कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। पास में खड़े एक अभिभावक ने पूछा, तो क्या तुम लोगों ने चारों ग्रुपों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब दंपति ने सोचा कि मामला यही है। 3 साल के बच्चों के समूह के लिए 2 परीक्षा कक्ष हैं। ये कमरा ए है और कमरा बी दूसरी तरफ है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ केवल 3 समूह थे और कुछ बच्चे विभिन्न कारणों से भाग लेने में असमर्थ थे। दोनों समूहों की प्रतियोगिताएं समाप्त हो गईं और 3 वर्षीय समूह में अंतिम स्थान के लिए दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही आदेश मिला, 7 लोगों ने एक टीम बनाई और अंतिम चैंपियनशिप तथा उपविजेता के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। ये खेल बहुत तीव्र कहा जा सकता है। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके तेज चाल पर भरोसा करने वाले 4 खजाने धीरे धीरे नुकसान में आ गए हैं। लेकिन यह अभी भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि तनु एक तेज धावक है और उसकी ताकत भी बहुत अच्छी है तथा वह इस समय दूसरे स्थान पर है। अभी 5वें स्थान पर है। रिया 6ठे स्थान पर हैं। हो सकता है कि पिछली प्रतियोगिता ने उसे थका दिया हो और वह स्पष्ट रूप से थोड़ी थकी हुई थी। जल्द ही रिया अंतिम व्यक्ति बन गई। ये देखा जा सकता है कि रिया ने तेजी से दौड़ते हुए प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली। तभी रिया ने अचानक जोर लगाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या रिया वापसी कर पाएगी और इस बार प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएगी। 6ठा स्थान। अवी को पछाड़ा। 5वां स्थान। विहू को तीसरे स्थान से पीछे छोड़ा। ये बात राजेश और मीरा शर्मा दोनों को हैरान कर गई। विहू का दमखम हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। 4 खजाने और 3 खजाने तुरंत बड़े हो गए। एक कुशल खिलाड़ी, एक मजबूत खिलाड़ी। अंततः पहला स्थान तनु को मिला। दूसरे स्थान पर विहू और तीसरे स्थान पर रिया है। फिनिश लाइन से कुछ ही सेकंड पहले रिया ने एक बार फिर वापसी की और पहला स्थान हासिल कर लिया। हालांकि राजेश की राय में इस बार तनु और विहू की ओर से कुछ हद तक विनम्रता थी। अगर तनु ने जानबूझकर अपनी गति धीमी न की होती तो उनके बीच की दूरी काफी अधिक होती। रिया को कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना ही।
पहला है 3 खजाने, दूसरा है 2 खजाने और तीसरा है 4 खजाने। अवी ने 5वां स्थान जीता। रिया इतना थक गया था कि उसने अपनी बैलेंस बाइक को धक्का दिया और राजेश कपूर के पास दौड़कर गया और गले मिलने के लिए कहा, पापा। रिया बहुत थक गई है। उसकी आवाज़ में शिकायत की झलक थी और वह मुंह बनाकर राजेश कपूर के कंधे पर लेट गई। राजेश कपूर ने उसे समझाया, हालांकि यह थका देने वाला है, लेकिन यह इसके लायक है ना? हमारे 3 खजानों ने प्रथम स्थान जीता, ये बहुत बढ़िया है। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे भाई बहन ही थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया। राजेश कपूर को उम्मीद नहीं थी कि रिया वास्तव में इसे देख पाएगी। वास्तव में? रिया ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसमें 3 खजानों की शक्ति भी है ना? राजेश कपूर ने अपनी बेटी के माथे को चूमा और कहा, अच्छी रहो, तनु और विहू को शुक्रिया कहना। रिया लगभग आराम कर चुकी थी, इसलिए वह फिर से वापस भागा। वह तनु और विहू को पकड़े हुए कुछ बातें कर रहा था। अगला चरण आयु वर्ग के पुरस्कारों का है, जिसमें कुछ समय लगेगा। बच्चे वापस जाकर कुछ देर आराम कर सकते हैं और पुरस्कार मिलने का इंतजार कर सकते हैं। राजेश कपूर ने एक पानी की बोतल निकाली और बोतल पर लगे छोटे कप से उन्हें पानी पिलाया। एक घूंट लो, जल्दी मत पियो। पानी पीने के बाद राजेश कपूर ने कुछ छोटी रोटी निकाली और उन्हें खिलाए। जब शिशुओं ने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली, तो वे अन्य प्रतियोगियों के साथ घुलने मिलने लगे। शिक्षक आए और बोले, पुरस्कार समारोह 5 मिनट में होगा। माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर आइए। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को फ्रंट डेस्क पर ले आए। इस समय 2 वर्षीय समूह के चैंपियन, उपविजेता और तीसरे स्थान के विजेताओं को पोडियम पर पुरस्कृत किया जा रहा था। इस पर खड़े छोटे छोटे लोग बहुत खुश हैं। मेजबान ने कहा, अब हम 3 वर्षीय प्रतियोगिता समूह को पुरस्कृत कर रहे हैं। अपने शिक्षकों के नेतृत्व में बच्चे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर खड़े हुए। नंबर 1 कौन है? रिया आगे बढ़ी और बोली, आंटी, मैं हूँ। मेजबान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वाह, ये 3 बच्चे कितने प्यारे हैं। विशेषकर वह छोटी राजकुमारी जो पहले आई, वह बहुत सुंदर है। आइए, कृपया यहाँ खड़े हो जाइए। आंटी आपको ऊपर ले जाएंगी। रिया ने प्यार से कहा, धन्यवाद आंटी, आपका स्वागत है। वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, दूसरे स्थान पर कौन है? तनु उछलकर बोली, यह मेरी चाची हैं। मेजबान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अप्रत्याशित रूप से 3 वर्षीय समूह की विजेता और उपविजेता दोनों छोटी राजकुमारियां थीं, जो अपने दूसरे बच्चे को गोद में लिए हुए थीं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद आंटी। मेजबान ने मन ही मन सोचा, ये छोटी राजकुमारी न केवल सुंदर है, बल्कि बोल भी सकती है। विहू सीधे अंतिम स्थान पर पहुंच गया। मेजबान को तब पता चला कि तीनों बच्चों के चेहरे के भाव एक जैसे थे। क्या हो सकता है कि वे एक ही मां से पैदा हुए हों? मेजबान ने मन ही मन सोचा और माइक्रोफोन पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब हम 3 वर्षीय समूह के चैंपियन, उपविजेता और तीसरे स्थान के विजेताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। सूची हाथ में पकड़े हुए उसने कहा, हमारे 3 साल के समूह में प्रथम स्थान की विजेता रिया कपूर रिया है। आयोजन स्टाफ ने ट्रॉफी रिया को सौंपी। रिया ने मुस्कुराते हुए यह बात मान ली। छोटी राजकुमारी के व्यवहार बहुत अच्छे थे और एक नज़र में ही पता चल गया था कि वह पढ़ी लिखी है। धन्यवाद चाचा। मेज़बान मुस्कुराया और बोला, हमारे चैंपियन बच्चे को बधाई। नीचे से तालियां बज रही थीं। प्रायोजक ने कहा, हमारे 3 वर्षीय समूह में दूसरे स्थान की विजेता छोटी तन्वी कपूर तनु है। मेज़बान ने गौर किया और पाया कि ये तीनों नाम मूलतः त्रिगुणित थे। स्टाफ ने तीसरे स्थान की ट्रॉफी तनु को सौंपी। धन्यवाद चाचा। मेजबान मुस्कुराया और बोला, हमारे उपविजेता को बधाई। अंततः हमारे 3 वर्षीय समूह में तीसरे स्थान का विजेता विहान कपूर विहू है। स्टाफ ने फाइनल ट्रॉफी विहू को सौंपी। धन्यवाद चाचा। मेजबान ने पूछा, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं। क्या आप दोनों 3 बच्चे हैं? दर्शक दीर्घा में तथा आसपास के क्षेत्र में उपस्थित दर्शक भी बहुत उत्सुक थे। माइक्रोफोन रिया को दे दिया जाता है। रिया ने सिर हिलाया, हम 3 बच्चे नहीं हैं। जब सभी लोग और भी अधिक उलझन में थे, रिया ने कहा, हम 4 जुड़वा हैं।
सभी ने गहरी सांस ली। अरे चौगुन बच्चा। मेजबान भी हैरान हुआ, तो ये चौगुनी है। फिर आंटी पूछती हैं, आप कौन हैं? 3। मैं तनु हूँ। मैं विहू हूँ। मेजबान ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ष 3 वर्षीय वर्ग में चैंपियन, उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चे एक ही माँ से पैदा होंगे। यह माँ बहुत अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा छोटा प्यारा बच्चा कहाँ है। माँ और पिताजी, क्या आप कृपया मंच पर आ सकते हैं? जब वह बोल रहे थे, विहू राजेश कपूर और मीरा शर्मा पर चिल्लाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। पापा, माँ, जल्दी आओ। राजेश और किशोर झांग अवि के साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए। मेजबान की आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे इतने प्यारे हैं। पता चला कि माँ और पिताजी भी बहुत अच्छे दिखते हैं। परिवार पूरा है। माँ और पिताजी दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं और बच्चे भी अद्भुत हैं। होस्ट ने माइक मीरा शर्मा को दिया, जो उनके बगल में खड़ी थीं। एक अभिभावक के तौर पर, क्या आप खुश हैं कि आपके बच्चों ने इतना बड़ा इनाम जीता है? मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, खुश। बिना मेकअप के भी मीरा शर्मा अपनी शानदार खूबसूरती को छिपा नहीं पाईं। मेजबान ने माइक्रोफोन राजेश को सौंप दिया। राजेश कपूर भी जवाब देने में प्रसन्न थे। मेजबान ने नीचे बैठकर अवि से पूछा, छोटे लड़के, क्या तुम भाग ले रहे हो? अवि ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मेजबान ने कहा, तो फिर अगली बार हम और अधिक प्रयास करेंगे और ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अच्छा, अवि ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया। ये परिवार इस प्रतियोगिता का एक मुख्य आकर्षण है। यद्यपि अवि शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाया, फिर भी उसने भागीदारी पुरस्कार जीता। जब वे चले गए, तो चारों बच्चों को उपहार स्वरूप उनकी प्रतियोगिताओं की तस्वीरें, छोटे खिलौने और अन्य चीजें मिलीं। इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे खुश रहें। वापस आते समय परिवार बहुत अच्छा समय बिता रहा था। घर पहुंचने के बाद राजेश ने एक खुली जगह बनाई और वहां ट्रॉफी और फोटो रख दी। बात यह नहीं है कि यह ट्रॉफी कितनी मूल्यवान है, लेकिन बच्चों के लिए इनका विशेष महत्व है। समूह में शिक्षक ने बच्चों की प्रतियोगिता का एक वीडियो पोस्ट किया। राजेश कपूर ने उन सबको बचा लिया। उन्होंने एक फोटो ली और उसे व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। आज तनु, विहू और रिया ने 3 साल के बच्चों के समूह की रोलर ब्लेडिंग प्रतियोगिता में पदक जीते। मुझे उन पर बहुत गर्व है। बेशक, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अवि की विनम्र भावना भी प्रशंसा के योग्य है। देवेंद्र कपूर, 3 खजानों में से नंबर 1। ये तो कमाल है। सुनीता कपूर, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लता शर्मा, रिया नंबर 1 है, जो थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन वे वाकई बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। विजय शर्मा, बहुत बढ़िया। जतिन कपूर, कमाल है। जब मेरे बेटे ने इसमें हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ पार्टिसिपेशन अवार्ड मिला। प्रणव कपूर, बहुत बढ़िया। श्वेता, लाइक जोड़ 1। शिक्षक ली, वे सचमुच महान हैं। लियू किंग, मेरी बेटी भी ये देखने के बाद जाना चाहती है। बच्चे आज प्रतियोगिता से थके हुए थे, इसलिए वे रात के खाने के बाद बिस्तर पर चले गए। मीरा शर्मा राजेश की बाहों में सिमट गई। प्रिय, आज बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वह गुनगुनाया। वह क्यों नहीं? इस बार रिया की दृढ़ता ने उसे अप्रत्याशित आश्चर्य दिया। रात, समूह में शिक्षक ली ने सभी को अलर्ट किया और एक संदेश भेजा। वह बच्चों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय का आयोजन करेगी। ये वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए निःशुल्क है और वे शाम को नामांकन करा सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे स्कूल गेट पर मिलें। बच्चे अपनी ग्रीष्मकालीन स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। कई अभिभावकों ने इसमें भाग लिया और स्वाभाविक रूप से राजेश कपूर ने भी इसमें भाग लिया। आज दोपहर हम 2 बजे स्कूल के गेट पर एकत्र हुए। कुछ लोग जो दूर रहते हैं, वे सीधे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय में उनका इंतजार करेंगे। शिक्षक ली ने टूर गाइड जैसी पोशाक पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक छोटा झंडा था। छोटे झंडे पर स्कूल का लोगो बना हुआ है और टोपी पर भी स्कूल का लोगो बना हुआ है। खैर, ये तो स्कूल को बढ़ावा देने जैसा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय की टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 80 रुपये, छात्रों के लिए 30 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 रुपये है। 1.2 मीटर से कम लंबाई वालों के लिए निःशुल्क।
सोमवार को छोड़कर पूरे वर्ष खुला रहता है। वहां पहुंचने के बाद शिक्षक ली और एक अन्य शिक्षक ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के बाहर अन्य अभिभावकों और छात्रों को इकट्ठा किया। एकत्र होने के बाद सभी लोग एक साथ चल पड़े। स्कूल ने विशेष रूप से एक टूर गाइड भी नियुक्त किया था। काम के कपड़े पहने हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी को अपना परिचय दिया। सभी को नमस्कार, मैं आपकी टिप्पणीकार छोटी खरगोश बहन हूँ। शुभ दोपहर प्यारे माता पिता और बच्चों। अभिभावकों और छात्रों ने एक स्वर में उत्तर दिया, नमस्ते बहन खरगोश। छोटा खरगोश मुस्कुराया और बोला, तो फिर मेरे साथ आओ। राजेश मुंबई में बहुत कम समय के लिए ही आया था। स्कूल शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसने खाना पहुंचाना शुरू कर दिया था और ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। बाद में जब मेरे बच्चे हुए तो मैं पूरा दिन उनकी देखभाल में बिताती थी और मेरे पास टहलने के लिए बाहर जाने का समय नहीं होता था। वास्तव में मैं लंबे समय से अपने 4 बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय में लाना चाहता था, तो अब मैंने इसके बारे में सोचा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, इस मंजिल पर मुख्य प्रदर्शनी क्षेत्रों में जैविक विविधता, पृथ्वी की खोज और बच्चों का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दृश्य श्रव्य और डिज़ाइन पार्क शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ 4D मोशन सिनेमा, APEC मुख्य स्थल, एक अवकाश हॉल और एक कॉफ़ी बार जैसी सेवा सुविधाएं भी हैं। हॉल में प्रवेश करने के बाद जियातू ने बिना कार्ड स्वाइप किए सभी को अंदर ले गया। हॉल बहुत बड़ा है और यहाँ आने वाले अधिकांश आगंतुक अपने बच्चों के साथ माता पिता होते हैं। छोटे खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कृपया अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें। शिक्षक ली ने यह भी याद दिलाया, माता पिता कृपया अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ें। बच्चों, इधर उधर मत भागना और माँ बाप का साथ मत छोड़ना, ठीक है? बच्चों ने जवाब दिया, समझ गया। अंदर प्रवेश करने के बाद छोटा खरगोश सभी को जानवरों की दुनिया में ले गया। छोटे खरगोश ने कहा, यहाँ सभी प्रकार के जानवर हैं और वे बिल्कुल सजीव दिखते हैं। लेकिन डरो मत, वे सब नकली हैं। रिया डर गई और राजेश कपूर को खींचते हुए बोली, डैडी मुझे गले लगाओ। राजेश कपूर नीचे झुके, रिया को उठाया और उसे सहलाया। डरो मत, ये सब नकली है, यह असली नहीं है। रिया ने उसे गले लगाया, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, सच में? वे सचमुच भागेंगे नहीं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे पिताजी पर भरोसा है। पिताजी यहाँ हैं, माँ यहाँ हैं और मेरे भाई बहन सब यहाँ हैं। डरने की कोई बात नहीं है। रिया राजेश कपूर के ऊपर लेट गई, उसे उत्सुकता से देखती रही और कुछ नहीं बोली। तनु, जो बहुत बड़बोली थी, ने शेर की ओर इशारा करते हुए कहा, वाह कितना बड़ा शेर है। सबने जल्दी से देखा कि यह वास्तव में एक राजसी शेर था, मानो जीवित हो। बन्नी मुस्कुराया और बोला, ये सभी 1:1 हैं और असली शेरों की तरह दिखने के लिए बनाए गए हैं। अवी की आंखें चमक उठीं, देखो ये छोटे शेर हैं। आगे आगे एक शक्तिशाली हाथी चल रहा है। यह असली हाथी के अनुसार 1:1 अनुपात में बनाया गया है और सभी बच्चे दंग रह गए। चिड़ियाघर जाना भी बहुत दूर की बात है। मैंने पहले कभी किसी हाथी को इतने पास से नहीं देखा था। सब ने अपना मुंह चौड़ा करके और सिर झुकाकर उस विशालकाय हाथी को देखा। राजेश कपूर ने रिया से पूछा, क्या तुम नीचे आकर देखना चाहोगी? रिया देखना चाहती थी पर डर रही थी। रेमन ने नीचे झुककर उसे गले लगाया और पूछा, क्या हाथी लंबा है? उच्च, क्या ये बड़ा है? बड़ा। अवी पास आया और उत्सुकता से पूछा, पिताजी क्या असली हाथी इतने बड़े होते हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, हाँ कुछ तो इससे भी बड़े हैं। बच्चों ने हाथी को देखा और वहां से जाने में हिचकिचाने लगे। परिणामस्वरूप मैंने जिराफ को देखा और फिर चल नहीं सका। छोटे बच्चों ने अपना सिर पीछे झुका लिया और आश्चर्य से चिल्ला उठे। अवी मीरा शर्मा के सामने एक छोटे बंदर की तरह उछलने लगा। माँ, मुझे गले लगाओ, मैं जिराफ देखना चाहता हूँ। अवी चारों खजानों में सबसे भारी और मजबूत है। मीरा शर्मा को कुछ देर तक गोद में रखने के बाद उनके हाथ दुखने लगे। राजेश ने रिया को मीरा शर्मा को सौंप दिया। अवी को उठाया और पीछे हट गया ताकि अवी जिराफ का पूरा रूप देख सके। अवी ने आश्चर्य से कहा, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी है?
तनु और अन्य लोग उत्सुकता से राजेश कपूर की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें इच्छा से भरी हुई थीं। राजेश ने अवि को नीचे उतारा और तनु को उठाया। अवि की तरह तनु भी ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि गर्दन कितनी लंबी थी। रिया नीचे खिसक गई। माँ, आप इन्हें पकड़ो। मीरा शर्मा रिया की समझदारी से खुश थीं। इसके बाद मीरा शर्मा ने विहू को उठाया। सौभाग्य से राजेश और मीरा शर्मा छोटे नहीं हैं, जिससे अन्य बच्चे ईर्ष्या करते हैं। इस बार त्यान नहीं आ सकी क्योंकि वह अपने दादा दादी के घर वापस चली गई थी। रिया को थोड़ा अफसोस हुआ। टहलने के बाद हम जैविक दुनिया में पहुंचे। छोटे खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बच्चे और माता पिता जीवन की समृद्ध विविधता और प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच अन्योन्याश्रित संबंधों को देख सकते हैं। इसके अलावा आइए हम प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझें और जानें। आओ बहन खरगोश के पीछे चलो। यहाँ स्टोन फॉरेस्ट क्षेत्र में चमगादड़ गुफाएं, उभयचर और सरीसृप, सूक्ष्म जगत, कीट पाक, पक्षी साम्राज्य आदि हैं। एक गुफा के प्रवेश द्वार तक चले जो ऐसा दिखता है जैसे कि इसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो। तभी उसने देखा कि उस पर चमगादड़ लटके हुए हैं और रिया इतना डर गया कि वह उसे जल्दी से गले लगाना चाहता था। उसे तभी चैन महसूस हुआ जब वह राजेश कपूर की बाहों में सिमट गई। तभी अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। इसे कई प्रदर्शनी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बच्चे इधर उधर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तनु चिल्लाई, पापा देखो तितलियां, कितनी सारी तितलियां। विहू एक कोने में रेंग रहा था, पापा जल्दी से इधर आओ, ये छिपकली बहुत बड़ी है। अवि चिल्लाया, इधर आओ और देखो, यहाँ एक सांप है। तनु जल्दी से इकट्ठा हो गई और अवि तथा अन्य 4 बच्चों के साथ देखने लगी। रिया डरी हुई थी पर देखना भी चाहती थी, इसलिए उसने राजेश कपूर का हाथ पकड़ा और कहा, पापा चलो हम भी देखते हैं। मीरा शर्मा भी वहां आई और पूछा, ये सांप असली है या नकली? बच्चे इन जानवरों से डरते भी हैं और उत्सुक भी। खैर, अधिकांश लोग 3 रत्नों से डरते हैं। अगर आप सांप और छिपकलियां भी देखना चाहते हैं तो राजेश को आपके साथ जाना होगा। पिताजी मत जाइए। पिताजी नहीं जाएंगे। पिताजी इसे सबको के साथ देखेंगे। मीरा शर्मा ने कहा, माँ भी यहाँ हैं। राजेश ने देखा कि वीडियो देखने के बाद तनु भी डर गई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिखाया। राजेश कपूर ने तनु के पास जाकर उसे सांत्वना दी, क्या तुम डर गई हो? तनु जिद्दी था और उसने अपने होंठ भींच लिए, बुरा नहीं है। राजेश कपूर ने अपने दूसरे बच्चे को गोद में उठाया, डरो मत, पापा और मम्मी यहीं हैं। जाने के बाद चारों खजाने बहन खरगोश के पीछे इंद्रधनुषी दुनिया में चले गए। यहाँ एक रंगीन दुनिया है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। लिटिल रैबिट सिस्टर ने रेनबो वर्ल्ड का परिचय देते हुए कहा, यह 1 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। जीवंत और आकर्षक प्रौद्योगिकी मनोरंजन गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से बच्चे बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी अभ्यास में भाग ले सकते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बच्चे जयकार करने लगे। यहाँ एक दर्पण भूल भुलैया है और बच्चों के मुंह आश्चर्य से खुले हुए हैं। सिस्टर रैबिट माता पिता को याद दिलाती है, यदि आपके बच्चे दर्पण भूल भुलैया में खेलना चाहते हैं तो कृपया अपने माता पिता के साथ आएं। बच्चे अपने माता पिता को अंदर ले जाने और दर्पण भूल भुलैया का अनुभव करने के लिए दौड़े। बहन खरगोश ने आगे बढ़कर कहा, मुझे आगे चलने दो, सभी मेरे पीछे आओ। दर्पण भूल भुलैया के अंदर पहुंचने पर बच्चों ने उत्सुकता से दर्पण में स्वयं के चेहरे बनाए। माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं से प्रभावित हुए और उन्होंने खुद को आईने में देखा। खैर, मेरा मेकअप धुंधला हो गया है, मुझे बाद में इसे ठीक करना होगा। मेरा बैग खुल गया, सौभाग्य से कुछ भी नहीं खोया। कल मेरा हेयर कट बिगड़ गया है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह फाउंडेशन लंबे समय तक टिकता है? यह इतनी जल्दी फीका और केक जैसा क्यों हो जाता है? मेरे कपड़ों पर यह क्या है? पेय पदार्थ। सिस्टर रैबिट के नेतृत्व में समूह सफलतापूर्वक भूल भुलैया से बाहर निकल गया। शिक्षक ली ने सभी से पूछा, क्या यह मजेदार है? बच्चे चिल्लाए, ये बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। इससे भी आगे जाकर जानवरों के नजरिए से दुनिया को देखा जा सकता है। छोटे खरगोश ने कहा, हमारी दुनिया रंगीन है, सभी प्रकार के रंगों से भरी है,
तो चलो चलें और देखें। यहाँ सभी प्रकार के जानवर हैं। रिया को एक कुत्ते का खिलौना मिला और उसने उसका सिर उसमें डाल दिया। कुत्ते की नज़र से दुनिया को देखकर मुझे कई आश्चर्यजनक चीज़ें पता चलीं। पापा, मम्मी, इधर आओ। इस बीच हमारा दूसरा बच्चा, जो दुनिया को बिल्ली के नज़रिए से देखता है, उसने भी डैडी और मम्मी पुकारना शुरू कर दिया। अवी और विहू का तो जिक्र ही नहीं, अपनी आंखों के माध्यम से दुनिया को साझा करने के लिए उत्सुक। राजेश ने बच्चों को जवाब दिया, पहले तुम लोग देखो, तुम्हारे खत्म होने के बाद पिताजी देखेंगे। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं और बच्चे छोटी मधुमक्खियों की तरह हैं जो इधर उधर उड़ते रहते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं। राजेश ने देखा कि कुत्ते का प्रोफाइल चित्र खाली था और वह उसे देखने के लिए वहां गया। बनी मुस्कुराई और बोली, कुत्ते लाल और नारंगी रंग में अंतर नहीं कर सकते, लेकिन वे नीले और बैंगनी रंग के साथ साथ पराबैंगनी प्रकाश को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा वे ग्रे रंग के 40 शेड्स में भी अंतर कर सकते हैं। पक्षी पराबैंगनी प्रकाश देख सकते हैं, इसलिए वे मोर के फैलाव को हम जितना देखते हैं उससे कहीं अधिक रंगीन देखते हैं। बिल्लियां लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं करती, वे दुनिया को भूरे, पीले और नीले रंग के रंगों से बनी हुई देखती हैं। बिल्लियों का दृष्टि क्षेत्र हमसे अधिक व्यापक होता है, इसलिए वे हमसे 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकती हैं और अंधेरे के साथ अनुकूलन कर सकती हैं। कुछ देर देखने के बाद बच्चे रेनबो हाउस की ओर आकर्षित हो गए। यहाँ हर जगह रंग बिरंगे खिलौने हैं और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। जब वे स्थान खाली करेंगे तभी माता पिता को अवसर मिलेगा। हे भगवान, ये देखने के बाद मुझे चक्कर आ रहा है। ये रंग अच्छा है। यह अभी भी हमारी मानवीय दुनिया है जो इतनी रंगीन है। बच्चे कुछ देर तक रेनबो हाउस में खेलते रहे, फिर ऊब गए और कहीं और खेलने चले गए। यहाँ दौड़कनी जैसा कुछ है। ड्रम के सिर पर जोर से मारने से हवा पैदा होगी। बल जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही अधिक प्रबल होगी। बच्चे ढोल को जोर से बजाते और विपरीत दिशा में रखी सजावट हिलने लगती। उन्होंने खूब आनंद उठाया, लेकिन कुछ माता पिता पहले से ही थका हुआ महसूस करने लगे थे। बच्चों के साथ खेलना बहुत थका देने वाला है। ये सही है, हम उनके जितने ऊर्जावान नहीं हैं। बेचारी मैं, आज मैंने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और चलना बहुत थका देने वाला है। मैंने जूते पहनने की दूरदर्शिता दिखाई। बच्चे खेल रहे थे और माता पिता आपस में बातें करने लगे। सच कहूं तो मीरा शर्मा भी थोड़ी थकी हुई थीं। जब वयस्क खरीदारी करने जाते हैं तो कम से कम वे बैठकर आराम कर सकते हैं, एक कप चाय पी सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों के साथ जाने से कुछ समय के लिए अवकाश लेना चाहते हैं? सपने देखते रहो। खेलते समय वे कभी थकते नहीं हैं और वे सभी खूब आनंद लेते हैं। जब आप बैठते हैं और थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं तो वे उठकर कहीं और खेलने के लिए भाग जाते हैं। एक अभिभावक के रूप में आपको अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और 24 घंटे उन पर नज़र रखनी होगी। भले ही वे एक ही स्थान पर खेल रहे हों, आपको रडा की तरह उनके लक्ष्य पर नज़र रखनी होगी। यहाँ आराम करने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मीरा शर्मा केवल राजेश कपूर पर ही निर्भर रह सकीं। थोड़ी ताकत जुटाए और खुद को आराम दीजिए। 10 सेकंड से भी कम समय में बच्चे कहीं और चले गए। छोटे खरगोश ने कहा, अगला, चलो रोबोट मंडप पर चलते हैं, ठीक है? सभी बच्चों ने कहा हाँ। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा का हाथ पकड़कर पूछा, क्या आप थक गई हैं? मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, बुरा नहीं है। यहाँ बहुत सारे रोबोट हैं। ऐसे रोबोट हैं जो दोनों हाथों से चित्र बना सकते हैं, ऐसे रोबोट हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, ऐसे रोबोट हैं जो रूबिक्स क्यूब्स हल कर सकते हैं, तथा ऐसे रोबोट हैं जो तीर चला सकते हैं और फुटबॉल खेल सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के पीछे पीछे चल पड़े, उनका उत्साह लगभग समाप्त हो चुका था। राजेश ने मीरा शर्मा को गोद में लिया और बच्चों की देखभाल की। अपने सार और मज्जा की सफाई के कारण राजेश कपूर अब बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं। बच्चे पहले से ही बड़े उत्साह से खेल रहे हैं। माता पिता सचमुच थक गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे थके क्यों नहीं हैं। जब हम बच्चे थे तो हम अलग थे। हम हर समय खेलते रहते थे और कभी थकते नहीं थे। अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां मैं नहीं गया हूं। मैं अब वहां से जाना चाहता हूं। मैं लेटा हुआ हूं और सोना चाहता हूं।
लड़कों को रोबोट बहुत पसंद होते हैं। उनके साथ खेलने के बाद वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। छोटे खरगोश ने बच्चों से पूछा, वहाँ मकड़ी की प्रदर्शनी लगी है, क्या तुम लोग चलना चाहोगे? कुछ बच्चे जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जो बच्चे जाना चाहते हैं वे सिस्टर रैबिट के पीछे चलें। जो माता पिता नहीं जा रहे हैं वे अपने बच्चों को कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए ले जा सकते हैं और आराम करने के लिए जगह पर बैठ सकते हैं। जब माता पिता ने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। वह जल्दी से बच्चे को अपने साथ ले गई और बोली, चलो मम्मी तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आएंगी और मम्मी थोड़ी देर आराम भी कर सकती हैं। चूंकि रिया नहीं जा रही है इसलिए मीरा शर्मा बच्चे को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने और अच्छे आराम के लिए ले जा सकती हैं। यहाँ एक सुपरमार्केट है जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारा खाना मिलता है। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और कई माता पिता अपने बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय में लेकर आते हैं, जहां उन्हें कुछ खरीदने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है। एक अभिभावक ने आगे बढ़कर कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर लाता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? माता पिता ने ध्यान दिया और कतार में चले गए। मीरा शर्मा ऐसे माता पिता को जानती थीं। वे बहुत ही स्नेही और मददगार थे। वह घर पर पूर्णकालिक गृहिणी हैं। उनके पति एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ हैं और वह खुद एक खूबसूरत और धनी महिला हैं। बच्चा एक छोटा लड़का था और सभी उसे जियाओरुई कहते थे। जियाओरुई बहुत प्यारा और सुंदर है। वह कुछ देर रिया के साथ एक ही मेज पर बैठा और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। वह 3 खजानों के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। लेकिन अब जब हमने सीटें बदल ली हैं और नए बच्चों से मिल चुके हैं तो हम कम बात करते हैं। जियाओरुई आया और चमकती आंखों से रिया को देखा, तुम्हारा मीट बॉल गिरने वाला है। रिया ने उसे छुआ और मीरा शर्मा ने उसे देखा। सिर पर छोटी सी जूती अब ढीली हो गई है और ऐसा लगता है कि वह गिरने वाली है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैंने रिया के लिए एक अच्छा सा जूड़ा बनाया और उस पर एक छोटा सा हेयरपिन लगा दिया। बच्चे कुर्सियों पर बैठे अपने पैर हिला रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस समय जियाओरुई की माँ भोजन लेकर वापस आए। रिया थोड़ी थकी हुई थी और आलस से मीरा शर्मा के सहारे झुक गई। मीरा शर्मा ने रिया को खाना खिलाया, क्या तुम थक गई हो? रिया ने सिर हिलाया और धीरे से गुनगुनाया। जियाओरुई ने अपनी छोटी रोटी ली और रिया से पूछने आया, बहन क्या तुम इसे खाना चाहती हो? रिया ने सिर हिलाकर विनम्रता से कहा, धन्यवाद, मैं इसे नहीं खाना चाहती, आप खुद खा सकते हैं। जियाओरुई थोड़ा निराश हुआ और बोला, ओह। रिया एक दयालु बच्ची थी। जियाओरुई को उदास देखकर उसने कहा, मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ। जियाओरुई फिर से खुश हो गई, बहुत बढ़िया। उसने रिया के लिए एक हिस्सा तोड़ा और कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। जियाओरुई की माँ ने कहा, मेरा बच्चा अक्सर मुझसे आपकी छोटी बेटी के बारे में बात करता है। मीरा शर्मा थोड़ा हैरान हुई, सच में? जियाओरुई हमेशा से एक बहन चाहती थी, लेकिन फिलहाल हमारी कोई और बच्चा पैदा करने की योजना नहीं है। जियाओरुई ने कहा कि उसकी आदर्श बहन रिया की तरह ही है, इसलिए वह रिया को बहुत पसंद करता है। वह मुझसे रिया जैसी छोटी बहन को जन्म देने का आग्रह करती रहीं। मीरा शर्मा मुस्कुराईं, जियाओरुई एक समझदार बच्ची है। जियाओरुई की माँ मुस्कुराए और बोली, हाँ, ये बच्चा काफ़ी समझदार है और हमारी चिंता कम करता है। राजेश ही बच्चों को स्कूल से लाता है और मीरा शर्मा भी कभी कभी उनके साथ जाती हैं। मैं जियाओरुई की माँ से बहुत परिचित नहीं हूँ। ये पहली बार था जब उन दोनों ने बातचीत की। आमतौर पर वे एक दूसरे को सिर्फ सिर हिलाकर सहमति जताते थे। दूसरा पहलू, राजेश अपने 3 हस्की कुत्तों को लेकर अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के साथ मकड़ी संग्रहालय गया। यहाँ सभी प्रकार की मकड़ियाँ हैं, कुछ नमूने हैं और कुछ निर्मित हैं। यहाँ तक कि जो बनाए गए हैं वे भी जीवंत हैं और असली चीज़ जैसे दिखते हैं। यहाँ एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अगर बच्चों को समझ में न आए तो माता पिता उन्हें इससे परिचित करा सकते हैं। तीनों हस्की उस पर लिखे अधिकांश शब्दों को जानते थे, सिवाय इसके कि कुछ में बहुत अधिक स्ट्रोक हैं या वे अस्पष्ट और समझने में कठिन हैं। उनमें से अधिकांश ठीक हैं। उसके बगल में बैठे अभिभावक आश्चर्यचकित हुए और बोले, वाह, आपका बच्चा इतने सारे शब्द जानता है। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। आप क्रैम स्कूल कहाँ गए थे?
राजेश कपूर ने सिर हिलाया। उसने कोई रटन स्कूल नहीं लिया और मैं उसे नियमित रूप से नहीं पढ़ाता था। मुझे लगता है उसने ये सब कहानियों की किताबों से सीखा है। दूसरे अभिभावक को स्पष्ट रूप से अविश्वास हो रहा था, क्या कहानियां पढ़ना इतना अद्भुत है। राजेश कपूर को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस पर विश्वास करता है या नहीं। हाँ, रिया एक लड़की है और वह बालों वाली मकड़ियों से बिल्कुल भी नहीं डरती। राजेश कपूर को लगता था कि उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। जब वे बाहर आए तो मीरा शर्मा और बच्चे लगभग आराम कर चुके थे। राजेश कपूर ने पूछा, आप क्या खाना चाहते हैं? फिर उन्होंने मीरा शर्मा से पूछा, और क्या खाना चाहती हो? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, हम सब कुछ खा चुके हैं। आप लोग खा सकते हैं। परिवार में खाने का तीसरा शौकीन कोई साधारण इंसान नहीं है। जब राजेश वापस आया तो उसने खूब सारा खाना खरीदा। जब दंपति ने देखा कि भूखे बच्चे खाना खा रहे हैं तो उन्हें दुख भी हुआ और आनंद भी आया। धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे खाओ। थोड़ी देर बाद तीनों हस्कीज को खाना मिल गया और वे अन्वेषण के अगले दौर के लिए तैयार हो गए। मीरा शर्मा, ये देखकर कि रिया की इसमें कोई रुचि नहीं है, उसने पूछा, क्या तुम जाना चाहते हो? जिया और रूई की माँ आए और बोली, चलो साथ चलते हैं। बहन बनी ने अभी कहा था, चलो एक फिल्म देखते हैं, अंडर वाटर वर्ल्ड। जब वह बोल रहा था तो छोटा खरगोश वहां आ गया। आईमैक्स डोम थिएटर का स्क्रीन व्यास 25 मीटर है और इसमें 300 से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। प्रोजेक्शन उपकरण आईमैक्स सिंगल मशीन प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग करता है, जो स्पष्ट और स्थिर चित्र प्रदान करता है। स्क्रीन 30 डिग्री झुकी हुई है। हम स्क्रीन के नीचे हैं, छवियों से घिरे हुए हैं और निलंबन और विसर्जन की एक मजबूत भावना है। जब माता पिता ने इसके बारे में सुना तो उन्हें यह मजेदार लगा और वे अपने बच्चों को खेलने के लिए ले गए। जैसा कि छोटे खरगोश ने कहा था, पर्दा बहुत बहुत बड़ा था और सिर का पूरा ऊपरी हिस्सा चांदी के पर्दे से ढका हुआ था। सभी कुर्सियां झुकी हुई हैं। छोटे खरगोश ने कहा, माता पिता और बच्चों, कृपया व्यवस्थित ढंग से बैठ जाए। हमारा महासागरीय विश्व शीघ्र ही शुरू होगा। फिल्म लगभग 5 मिनट लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सब लोग बैठ जाए। संयोग से रिया और शियाओरुई एक दूसरे के बगल में बैठी थीं। जियाओरुई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? रिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कार्टून देखना पसंद है। राजेश ने पहले भी बहुत सारी चीजें खरीदी थीं और बच्चों के लिए कुछ चीजें बची हुई थीं। फिल्म देखते समय इन्हें एक दूसरे को देना और खाना बहुत अच्छा रहेगा। थिएटर से आवाज आई, बच्चों और बड़ों, आपका स्वागत है। अगले एपिसोड में हम सी वर्ल्ड दिखाएंगे। रहस्यमयी समुद्र में क्या है, आइए आज देखें। जैसे ही आवाजें आईं, रोशनी धीमी हो गई और ऊपर स्क्रीन पर धीरे धीरे एक तस्वीर दिखाई देने लगी। वहां पानी की कलकल ध्वनि भी है। एक समुद्री कछुआ दूर से तैरता हुआ आया, धीरे धीरे उनके पास आया और फिर उनसे दूर चला गया। बच्चे आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके, उनके चेहरे पर आश्चर्य की लहर थी। दृश्य प्रभाव अभी भी थोड़ा चौंकाने वाला है, जैसे कि आप पानी के नीचे की दुनिया में हैं, मछलियों से घिरे हुए। तभी एक शार्क बगल से आए और जैसे ही वह हमारे पास आए, उसने हम पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। कुछ डरपोक बच्चे तुरंत चिल्ला उठे। रिया ने खुद को राजेश की बाहों में फेंक दिया, पापा। राजेश कपूर ने उसे कुर्सी से उठाया और पुचकारते हुए कहा, डरो मत, पापा आ गए हैं। ये सब नकली हैं, असली नहीं। देखो, ये हमारे सिर के ऊपर तैर रहा है ना? रिया ने सिर उठाया और शार्क को ऊपर तैरते देखा। वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। फिर हमने पानी के नीचे के जीवों के कई दृश्य देखे, जिनमें खूबसूरत प्रवाल भित्तियां, छोटी बदसूरत मछलियां शामिल थीं। बच्चे आश्चर्य से चिल्लाना बंद नहीं कर सके। वाह, बहुत सुंदर। मुझे पता है कि यह एक क्लाउनफिश है। मैंने इसकी फिल्म देखी है और यह सचमुच बहुत अच्छी है। मैं तैर सकता हूँ। मैं भविष्य में समुद्र में तैर सकता हूँ। अगर मैं शार्क बन सकता तो मैं सबसे अच्छा होता। मैं शार्क बनना चाहता हूँ। बच्चों की बातचीत सुनकर माता पिता अपनी हंसी रोक नहीं सके। इस समय सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। धीरे धीरे दूर से आते हुए पता चला कि वह एक हम्पबैक व्हेल है।
इसकी ध्वनि से पूरा थिएटर गूंज उठा। जैसे ही वह निकट आया, हर कोई अपनी सांस रोककर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। कई बच्चों को हम्पबैक व्हेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने इतने विशाल प्राणी को इतने करीब से देखा था। जैसे ही वह करीब आया, स्क्रीन अचानक ऊपर उठ गई। बहुत खूब, लहरें मेरे चेहरे से टकराईं और वास्तविकता का एहसास मुझे बहा ले गया। हम्पबैक व्हेल धीरे धीरे उनके सिर के ऊपर तैरती थीं। साथ ही इसकी ध्वनि भी छोटी होती गई और जैसे ही ध्वनि गायब हुई, ये लोगों की दृष्टि से भी ओझल हो गई। राजेश कपूर ने समय देखा और समय खत्म होने वाला था। निश्चित रूप से, जैसे ही पानी के नीचे की दुनिया में शांति लौटी, फिल्म की क्लिप समाप्त हो गई। थिएटर की लाइटें जल गईं और स्क्रीन बंद हो गई। माता पिता और बच्चे अभी भी दृश्य सदमे में डूबे हुए थे। छोटा खरगोश आया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। राजेश कपूर ने रिया को अपनी बाहों में लिया और मीरा शर्मा का हाथ पकड़कर सिनेमा से बाहर निकले। बहन खरगोश मुस्कुराई और बोली, चलो चलें, कुछ ही जगहें बची हैं। मीरा शर्मा जाना नहीं चाहती थी और तनु भी बहुत आलसी थी। तनु को लगता है कि जब तक उसके पिता उसे गोद में रखेंगे, वह टहलने जा सकती है। इसलिए तनु और रिया बाहर आराम करने लगी, अपने बैग पर नज़र रखने लगीं और राजेश कपूर के वापस आने का इंतजार करने लगीं। 3 मिनट से भी कम समय बाद तनु को नींद आने लगी। माँ, मैं सोना चाहती हूँ। मीरा शर्मा ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया और कहा, आओ, जब तुम सो जाओगी तो मम्मी तुम्हें गोद में ले लेंगी। तनु ने मीरा शर्मा की बाहों में जम्हाई ली। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद मम्मी। मीरा शर्मा ने उसे चूमा। यह मुश्किल नहीं है, सो जाओ। उधर रिया कुछ ही देर में राजेश कपूर की बाहों में सो गई। आधे घंटे बाद दंपति ने एक दूसरे को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं सके। मैं लगभग आधे घंटे सोया और वह पर्याप्त था। तनु और रिया को जगाने के बाद दोनों बच्चों में पुनः उत्साह आ गया। कर सकना, विहू के अलावा अभी भी नींद में है। राजेश सबसे बड़े बच्चे को गोद में लिए हुए है, मीरा शर्मा चौथे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और वे दोनों टीचली के पीछे पीछे घर तक आते हैं। घर लौटने पर अवी और तनु तो जाग गए, लेकिन विहू नींद में था। हम 4 खजानों को बिस्तर पर ले जाओ। अन्य बच्चे लिविंग रूम में खेल रहे थे और मीरा शर्मा सोफे पर लेटी हुई थी। उसका सिर राजेश कपूर के पैरों पर टिका हुआ था और वह बेहोश होकर सो गई। मीरा शर्मा के सो जाने के बाद राजेश कपूर उन्हें ऊपर ले गए। लिविंग रूम में खेलो, आंगन से बाहर मत जाओ। पिताजी माँ को बिस्तर पर ले जा रहे हैं, वह 1 मिनट में नीचे आ जाएंगे। मीरा शर्मा को बिठाने के बाद मैं विहू को देखने के लिए नीचे चला गया। वापस लिविंग रूम में आकर देखा तो बच्चे अच्छे से खेल रहे थे, इसलिए मैं उनके लिए तरबूज का जूस निकालने के लिए रसोई में गई। तनु दौड़कर आए और बोली, पिताजी, हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। राजेश कपूर ने सिर भी नहीं घुमाया। ठीक है पापा, आपके लिए तरबूज के स्वाद वाली आइसक्रीम बनाएंगे। हाँ, डैडी सबसे अच्छे हैं। तनु डैडी से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। राजेश कपूर मुस्कुराए। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? निचोड़ा हुआ तरबूज का रस राजेश के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए पर्याप्त है। राजेश कपूर ने कुछ बर्फ के टुकड़े डाले और कहा, आओ और खाओ। बच्चे थोड़ा सा ही खा पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका पेट उसे नहीं खा पाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे इसे रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं रखते, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। राजेश कपूर खाना बनाने लगे थे कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। अवी ने क्लिक करके फ़ोन उठाया। पिताजी, किसी ने आपको फ़ोन किया है। राजेश ने अवी को इशारा करके उसे एक तरफ रख दिया और हैंड्स फ्री मोड चालू कर दिया। कॉलर आईडी एक अपरिचित नंबर दिखाती है। हेलो, तुम कौन हो? यह मैं हूँ, वांग याओ। ये सुनकर राजेश कपूर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में कहा, आपको मेरी संपर्क जानकारी कैसे मिली? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं व्यस्त हूँ और मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। वांग याओ का स्वर अचानक उत्तेजित हो गया। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। राजेश कपूर ने बहुत दृढ़ता से कहा, तुम नहीं मरोगे। तुम अपने आप से इतना प्यार करते हो, क्या तुम मरने को तैयार हो?
वांग याओ ने कहा, कई बार चीजें और लोग बदल गए हैं और मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। राजेश कपूर, प्लीज मिलिए। राजेश कपूर ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया, नहीं, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। क्या तुम इतने निर्दयी हो? राजेश कपूर इतने आलसी थे कि उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फोन काट दिया। फिर उसने अपने हाथ साफ कर लिए और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इतने में तनु बाहर आए और मुस्कुराते हुए पूछा, पापा कौन है ये छोटी सी लड़की? राजेश कपूर ने शांति से कहा, ओह, यह मेरी एक आंटी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत परिचित नहीं हूँ। तनु बोली, क्या ऐसा है? तो मैं माँ को इसके बारे में बताऊंगी। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। जरूर। फिर तनु लिविंग रूम में लौट आए और राजेश कपूर ने डिनर की तैयारी जारी रखी और खाना लगभग तैयार हो गया। तनु, अवी और रिया, जाओ विहू और मम्मी को जगाओ और उन्हें बिस्तर से बाहर निकालो। टिक टिक टिक। आज राजेश कपूर ने सुशी बनाए। मैंने खुद ही औजार खरीदे और इसे बनाया। यह मेरा पहला मौका है। थोड़ी देर बाद मीरा शर्मा रसोई में आई, दरवाजे पर टिक गई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अभी किसने फोन किया था? राजेश कपूर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या ये तनु ही थी जिसने इसकी सूचना दी थी? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। उसने कहा कि एक आंटी ने रोते हुए फोन किया है और आपसे मिलना चाहती हैं। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। राजेश कपूर ने शांति से कहा, वांग याओ मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया। मीरा शर्मा ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, वह तुमसे क्यों मिली? क्या वह अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही है? अपने सामने खड़े अत्यंत गुणी, अत्यंत धनवान, अत्यंत पारिवारिक, अत्यंत सुंदर व्यक्ति पर एक नज़र डालिए। वांग याओ को कहीं से राजेश कपूर का नंबर मिल गया होगा। क्या आप पुराने प्यार को फिर से जगाने की उम्मीद में लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहे हैं? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर का फोन उठाया और कॉल्स की ब्लैकलिस्ट देखी। 10 से ज्यादा कॉल्स थीं। मीरा शर्मा को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया और राजेश कपूर का फोन उनके पास छोड़ दिया गया। फिर उसने अपने सेल फोन पर वांग याओ को वापस कॉल किया। राजेश कपूर, तुमने आखिरकार मेरी कॉल का जवाब दे ही दिया। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं? इन शब्दों से मीरा शर्मा हंस पड़ी। मीरा शर्मा हंसते हुए धीरे से बोली, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उसने तो तुम्हें पहले ही काली सूची में डाल दिया है। क्या यह आप है? तुम्हारे ख्याल से वह और कौन है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मैं राजेश कपूर को ढूंढना चाहता हूँ। मीरा शर्मा का स्वर अत्यंत ठंडा था और उनका हाव भाव जानलेवा था। राजेश कपूर को ढूंढ रहे हो? क्या मौत ढूंढ रहे हो? वांग याओ चौंक गए, लेकिन फिर बोले, आप इतनी चिंता करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी स्थिति खतरे में है? मीरा शर्मा वांग याओ की बातों से नाराज थीं। मेरे पास अच्छा फिगर, सुंदर चेहरा, पैसा, ज्ञान और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। क्या आप सोचते हैं कि आप भी मेरी तरह हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है और जो हमेशा सब कुछ खोने और लूटे जाने की चिंता में रहता है? आप बहुत साधारण दिखती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको यह विश्वास कहाँ से मिलता है कि राजेश के मन में अभी भी आपके लिए भावनाएं हैं। उस समय उसे किसने छोड़ा था? अब वह बेशर्मी से उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बेशर्मी नहीं है? वांग याओ ने गुस्से से कहा, ये राजेश कपूर और मेरे बीच की बात है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मीरा शर्मा का स्वर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, जिसमें कड़ी चेतावनी थी। मैं आज आपको चेतावनी देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। कुछ सम्मान रखें और बिना किसी कारण के अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट करने की कोशिश न करें। मीरा शर्मा, मुझे मत समझना कि तुम आसानी से पंगा ले सकती हो। अगर मुझे पता चला तो तुम राजेश से दोबारा संपर्क करना। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि अंत क्या है। मैं, मीरा शर्मा, हमेशा अपना वचन निभाती हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? लाइन के दूसरे छोर पर कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन मीरा शर्मा जानती थी कि वांग याओ सुन रहा है। बहुत अच्छा। फ़ोन रखने के बाद भी मीरा शर्मा गुस्से में थीं। जब वह छोटी थी तो उसने प्रिया का अनुसरण किया और कई रोमांचक चीज़ें कीं। इसके अलावा यह आपकी अपनी खुशी से भी जुड़ा हुआ है। यदि वांग याओ लगातार परेशान करता रहा तो मैं निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा।
मैं जितना अधिक पीछे हटता हूँ उतना ही अधिक क्रोधित होता हूँ। राजेश कपूर मीरा शर्मा को खाने के लिए बुलाने आए। क्या हुआ? क्या तुमने वांग याओ से फ़ोन पर बात की? मीरा शर्मा ने हल्के से कहा। हाँ। राजेश कपूर ने अनुमान लगाया कि मीरा शर्मा इस समय शायद किसी बात से नाराज हैं। राजेश कपूर ने उसे समझाया, अच्छा रहो, हमें ऐसे आदमी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नाराज़ हो जाओगी तो तुम्हारे पति का दिल फिर टूट जाएगा। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर गुस्से से देखा। अगर उसने दोबारा आपसे संपर्क किया तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। राजेश कपूर तुरंत सहमत हो गए और बोले, ठीक है, तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकती हो। तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखेगा। मीरा शर्मा को आखिरकार राहत महसूस हुई और वह राजेश कपूर की गर्दन पर चढ़ गईं और उन्हें जानबूझकर चिढ़ाने लगीं। सचमुच, तब मैं महिलाओं के साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। राजेश कपूर ने उसे चोंच मारी। मैं तुम्हारे साथ केवल दया और देखभाल से पेश आता हूँ। मीरा शर्मा खुश हुई, घृणित। राजेश के सामने वह सिर्फ एक प्यारी पत्नी और थोड़ी उलझन वाली माँ है। मीरा शर्मा में पहले की तरह वांग याओ को फ़ोन करने का निर्मम दृढ़ संकल्प नहीं था। परिवार ने खाना खाया और टहलने चले गए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद मैंने देखा कि एक आंटी मेरे सामने चौक में नाच रही थीं। विहू और तनु भी टीम में शामिल हो गए और उन्होंने पात्रों की बहुत अच्छी नकल की। राजेश ने पूछा, पत्नी, क्या आप तनु और रिया को नृत्य सीखने ले जाना चाहती हैं? नृत्य? दंपति को उस समय की याद आ गई जब वे पहली बार अपने बच्चों को नृत्य कक्षा में ले गए थे। संयोग से मेरी मुलाकात उस शिक्षक से हुई जो बच्चों को झुकना सिखा रहा था। मीरा शर्मा नृत्य सीखती थीं और उन्होंने लता शर्मा से व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। राजेश कपूर हैरान रह गए। तनु और रिया भी डर गईं और उन्होंने नृत्य सीखने से इनकार कर दिया। मामला अनसुलझा ही रह गया। माता पिता के रूप में हम स्वाभाविक रूप से आशा करते हैं कि हमारे बच्चों की रुचियां और शौक अधिक होंगे तथा भविष्य में वे अपनी शक्तियों का विकास करेंगे। हालांकि मैं अपने बच्चों को ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं दे सकता जो उन्हें पसंद न हो। आज के बच्चे पहले जैसे नहीं हैं। अब मैं अधिक परिपक्व, अधिक बुद्धिमान और अधिक विद्रोही हूँ। शिक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है और राजेश भविष्य में भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहते। मीरा शर्मा ने एक क्षण सोचा और कहा, चलिए बच्चों से उनकी राय पूछते हैं। अच्छा। वापस आते समय राजेश ने बच्चों से पूछा कि क्या वे नृत्य सीखना चाहते हैं। विहू ने कहा, मैं नृत्य सीखना चाहता हूँ। कुआं, ये काफ़ी अचानक हुआ है। हालांकि राजेश रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं है और उनका मानना है कि लड़कों के लिए नृत्य सीखना ठीक है। राजेश कपूर ने पूछा, सच में? आप क्या सीखना चाहते हैं? विहू ने अपनी मां की ओर इशारा किया जो स्क्वायर डांस कर रही थी और कहा, मैं ये करना चाहता हूँ। राजेश कपूर, मीरा शर्मा, तनु ने भी कहा, मैं भी सीखना चाहती हूँ। घर लौटने के बाद बच्चे स्पष्टतः इसके बारे में भूल गए थे। लिविंग रूम में हमने खूब मस्ती की। सोने से पहले मीरा शर्मा ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हुए अपनी त्वचा की देखभाल कर रही थीं। अगर तुम अब नहीं सीखोगे, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सीखना और भी अधिक थकाऊ हो जाएगा। तनु और रिया जैसे बच्चे इस उम्र में बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनके शरीर अभी भी नर्म हैं। लेकिन अगर वे सीखना नहीं चाहते तो भूल जाए। यद्यपि छोटी उम्र से ही शौक और रुचियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, फिर भी कई कॉलेज स्नातक अब अपने मूल विषय के अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं सोचता था कि नर्तक बनना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे शिक्षक बनना और भी ज़्यादा पसंद है। राजेश कपूर ने गुनगुनाया, उन्हें इसकी गहरी समझ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन पिता बनूंगा। तो बस उसे रहने दो, बस उसे रहने दो। प्रिय, बच्चों का जन्मदिन एक सप्ताह में है। तुम्हारी क्या योजना है? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मुझे कोई अच्छा समाधान नहीं सूझा है। अब घर की स्थिति बेहतर हो गई है। बच्चे हर दिन खेलते हैं और स्वादिष्ट भोजन करते हैं। एक पल के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि उनका जन्मदिन कैसे मनाऊं। इस महीने अपने जन्मदिन के बाद बच्चे 4 साल के हो जाएंगे। जरा सोचिए, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। पलक झपकते ही बच्चों का चौथा जन्मदिन बस 2 दिन दूर है।
दंपति ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे अपना जन्मदिन कैसे मनाएंगे। हालांकि जब मीरा शर्मा ने लियू किंग से संपर्क किया तो उन्होंने उन्हें कुछ विचार दिए। पति, मीरा शर्मा आई और बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। राजेश कपूर ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मीरा शर्मा को गले लगाया और पूछा, क्या बात है? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर से कुछ कहा। जब किसी सहपाठी का जन्मदिन आता था तो माता पिता कक्षा में केक लाते थे और उसे सहपाठियों के साथ बांटते थे। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है। शिक्षक ने भी वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा और अभिभावकों ने भी बधाई भेजी। उस समय चारों खजानों के हाव भाव से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे अभी भी इसके लिए उत्सुक थे। ये सोचते ही राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की मंशा तुरंत भांप ली। मेरे विचार अचानक बदल गए। क्या तुम अपने सभी सहपाठियों को अपना जन्मदिन एक साथ मनाने के लिए बुला रही हो? मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, हाँ, जब ज्यादा लोग होते हैं तो यहाँ रौनक रहती है। राजेश कपूर ने कहा, माता पिता जरूर आएंगे। इतने सारे लोगों के साथ हमें उनकी मेज़बानी करनी होगी। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? मीरा शर्मा के मंच पर दिए गए राजसी और वाक्पटु शिक्षण से मूर्ख मत बनिए। वास्तव में मुझे थोड़ी सामाजिक चिंता है और मैं सामाजिक मेलजोल नहीं करना चाहता। मीरा शर्मा के अनुसार यह बहुत ही परेशानी वाली बात है। जैसे प्रिया, शिक्षिका हिना वाधवा वगैरह, वे ही थे जिन्होंने मीरा शर्मा से संपर्क करने की पहल की और मीरा शर्मा उन्हें स्वीकार करने को तैयार थीं। हालांकि मीरा शर्मा अभी भी दूसरे पक्ष को खुश करने और दोस्त बनाने की पहल करने में कुछ हद तक अनिच्छुक थीं। इसका कारण ये था कि वह बचपन से ही तथाकथित दूसरे लोगों की लड़की थी और दूसरे बच्चे उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे। अगर वह पहल भी करती तो लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते। परिणामस्वरूप मीरा शर्मा धीरे धीरे दोस्त बनाने में अनिच्छुक हो गईं। जैसे जैसे वह अधिकाधिक उत्कृष्ट, अधिकाधिक सुंदर होती गई और उसकी आभा अधिकाधिक प्रबल होती गई, वह धीरे धीरे बर्फ की देवी में बदल गई। आप कभी भी दोस्त नहीं बना पाएंगे। और उनकी एकमात्र दोस्त जिसने दोस्त बनाने की पहल की, वह है दिया कुरैशी। इसे शब्दों में बयां करना सचमुच कठिन है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बच्चों की जन्मदिन पार्टी के लिए मैं ये कर सकती हूँ। राजेश कपूर ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो मैं बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश भेजूंगा। मीरा शर्मा ने थोड़ी चिंता में होंठ भींच लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर बच्चे न आए तो कितना अजीब होगा? यदि ऐसा होता तो चारों खजानों को बहुत दुख होता। राजेश कपूर, वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया। मैंने देखा है कि चारों बच्चों के कक्षा में बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा क्यों न हो? चारों खजानों को खुद ही फोन करके उन्हें आमंत्रित करने दें। इस तरह उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मीरा शर्मा ने ताली बजाते हुए कहा, यह बुरा नहीं है। दोपहर में राजेश ने चारों बच्चों को एक पंक्ति में बैठने को कहा। परसों तुम्हारा जन्मदिन है। क्या हमें तुम्हारे सहपाठियों को अपने घर बुलाकर मिलकर जश्न मनाना चाहिए? चारों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, सहमति में हाथ उठाए और कहा, बहुत बढ़िया। राजेश ने कहा, लेकिन जहां तक कॉल करने के निमंत्रण का सवाल है तो मैं इसे आप लोगों पर छोड़ता हूं। तनु ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। विहू ने तनु से पूछा, लेकिन हमें उनके फ़ोन नंबर नहीं पता। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, आप किसे फ़ोन करना चाहती हैं? हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे। राजेश कपूर तरबूज काटने चले गए। पहले आप लोग चर्चा कर लो, मैं तरबूज काटता हूँ। तरबूज खाने के बाद बच्चे एक दूसरे को आमंत्रित करने के लिए फ़ोन करने लगे। राजेश ने उन्हें विशेष रूप से याद दिलाया, क्या आपको पता है कि आज 8 तारीख की दोपहर है? अगर बच्चे घर पर नहीं हैं तो आप अपने चाचा चाची को बता सकते हैं और उनसे संदेश देने के लिए कह सकते हैं। बच्चों ने सिर हिलाया। पहला कॉल त्यानतियान को था। त्यानतियान तुरंत सहमत हो गया। अगला कदम उनके सबसे अच्छे दोस्त को फ़ोन करना है। वहाँ लगभग 30 सहपाठी थे और विहू उनमें से अधिकांश को जानता था। उनके लिए कोई भी सबसे अच्छा दोस्त नहीं होता, हर कोई अच्छा दोस्त होता है। मीरा शर्मा दोहराव को रोकने के लिए तथा जिन लोगों को सूचित नहीं किया गया था उन्हें रोकने के लिए नोट्स ले रही थीं। राजेश कपूर ने सीधे योजना बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया और उन्हें आधे घंटे में अपने घर आने का प्रबंध किया।
चारों खजानों ने निमंत्रण दिया और योजना बनाने वाले लोग भी आए। आगंतुक मुस्कुराया और बोला, ये हमारे जन्मदिन पार्टी की तस्वीरों का पारिवारिक संस्करण है जिसमें विभिन्न थीम हैं। राजेश कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप लोग खुद चुन सकते हैं। अंकल को बताइए कि आपको क्या पसंद है। राजेश कपूर की राय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चारों खजाने स्वयं ही सुलझा सकते हैं और इसमें उनके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने बॉस से स्वयं संवाद करने और अपनी आवश्यकताएं बताने का प्रयास करने दें। प्रभाव अच्छा है। एवी ने फिल्म में ट्रांसफॉर्मर्स तत्व जोड़ने का सुझाव दिया। दूसरा बच्चा बाबी गुड़िया चाहता है और चौथा बच्चा अल्ट्रामैन चाहता है। 3 खजाने हैं, बहुत सारी चमकदार चीजें लटकाना और गुब्बारे चमक से भरे होने चाहिए। इसके बाद आगंतुक ने शिशुओं से बातचीत की। योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंततः हमने 8 तारीख की सुबह दोपहर से पहले ही जन्मदिन की पार्टी की तैयारी करने का निर्णय लिया। अगले दिन राजेश ने मीरा शर्मा को घर पर रहने के लिए कहा। मैं खरीदारी करने गया और खुद केक का ऑर्डर दिया। यदि वह मीरा शर्मा और बच्चे को अपने साथ ले आए तो वह ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे। राजेश ने बच्चों के लिए पार्टी पैकेज भी लॉन्च किया। क्योंकि मैं यहाँ दोपहर के भोजन के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए राजेश कपूर ने दोपहर का भोजन नहीं बनाया, सिर्फ नाश्ता, फल आदि तैयार किए। 8 तारीख की सुबह जन्मदिन पार्टी के लिए आयोजन स्थल को सजाने के लिए योजना कंपनी के 5 या 6 लोग आए थे। न केवल लिविंग रूम को सजाने की जरूरत है, बल्कि सीढ़ियों की रेलिंग पर गुब्बारे भी बांधने चाहिए ताकि चारों ओर उत्सव का माहौल बना रहे। राजेश कपूर पूरी सुबह रसोई में व्यस्त रहे। बच्चों के लिए कुकीज़, ब्रेड, जूस और पेय पदार्थ बनाएं। हमने ग्रिल्ड चिकन विंग्स, ग्रिल्ड सॉसेज और अन्य स्नैक्स भी खाए। यह अन्य जन्मदिन पार्टियों से अलग है। ये सभी स्नैक्स घर पर बने, स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्यकर हैं। दोपहर तक काम करने के बाद राजेश कपूर ने चारों बच्चों के लिए एक एक कटोरा नूडल्स पकाया। तो फिर सो जाओ। ये पहली बार है जब बच्चों ने अपने सहपाठियों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। वे कैसे सो सकते हैं। अंत में राजेश कपूर उन्हें खुद बिस्तर पर ले गए। सहपाठियों के आने का इंतजार करने का दावा करना, उन्हें यथाशीघ्र जगाएं। प्रिया और अरुण कुमार अपने बच्चों की जन्मदिन पार्टियों को मिस नहीं कर सकते। देखो, चारों खजांची और राजेश ऊपर जा रहे हैं। वे दोपहर के भोजन के बाद आए। वाह, कितना सुंदर। प्रिया आंगन में खड़ी हो गई। यह आंगन पहले खाली रहता था, लेकिन अब ये फलों के पेड़ों से भरा हुआ है। फलों के पेड़ों पर कई गुब्बारे और रिबन बंधे हुए हैं। घर में प्रवेश करने के बाद ये और भी अधिक भव्य है। किस तरह के गुब्बारे से बने अल्ट्रामैन ट्रांसफॉर्मर, ये देखने में थोड़ा भद्दा लगता है, लेकिन गुब्बारों से ऐसा कर पाना बहुत अच्छी बात है। केक भी वितरित किया गया, एक बहुत ही सुंदर 3 परत फल केक। कुल मिलाकर ये बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। प्रिया अपने बच्चे के लिए इसे गोद में लेने के लिए बहुत उत्सुक थी। मीरा शर्मा निशा राव की ओर देखने लगी। ये बच्ची आपकी तरह बढ़ती जा रही है। प्रिया ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और कहा, क्या आपने नहीं सुना है कि जो बेटे अपनी माँ के समान होते हैं और जो बेटियां अपने पिता के समान होती हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा अपने पिता जैसा दिखता है तो वह कितना बदसूरत होगा। मीरा शर्मा समझ गई कि प्रिया मजाक कर रही है। क्या ये सच है? क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? प्रिया बैठ गई और बोली, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस उस बूढ़े की बात सुनी। बस इसे गंभीरता से मत लेना। मीरा शर्मा ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, हमारी निशा राव का वजन बहुत बढ़ गया है। निशा राव शर्माती नहीं हैं और मीरा शर्मा को देखते ही मुस्कुरा देती हैं। वह न केवल प्रिया की तरह दिखती है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी प्रिया जैसा ही है। आप कब तक स्तनपान कराने की योजना बना रही हैं? प्रिया ने कहा, मेरे पास पर्याप्त दूध है, इसलिए मैं अपने बच्चे को 8 महीने का होने तक दूध पिलाने की योजना बना रही हूँ। इस तरह उसका शरीर और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, यह अच्छी बात है। प्रिया ने आह भरी और आगे बोली, बच्चे को दूध पिलाना आसान है। आप जहाँ भी जाएं, खाना साथ ले जा सकते हैं। पूरक आहार बहुत तकलीफदेह है। मैं अभी भी 1-2 महीने तक आलसी हूँ।
मीरा शर्मा ने निशा राव को प्रिया को सौंपते हुए कहा, देखो इसे भूख लगी होगी, ये बहस करता रहता है। प्रिया ने उसे ले लिया और बोली, मुझे भूख लगी है। निशा राव को दूध पिलाते देख मीरा शर्मा को अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को दूध पिलाने के दृश्य याद आ गए। थोड़ी देर बाद निशा राव उस चीज को मुंह में दबाए हुए सो गया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रिया ने उसके सो जाने तक इंतजार किया, फिर अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, मेरी निशा राव कहाँ है? इसे हमारे शयन कक्ष में रख दो, अंदर एक छोटा सा बिस्तर है। अगर हम इसे पहली मंजिल पर रखेंगे तो निशा राव को बाद में आने वाले छात्रों से परेशानी हो सकती है। मीरा शर्मा ने बच्चे को अरुण कुमार को सौंपते हुए कहा, आगे बढ़ो, मैं मीरा से बात करती हूँ। अरुण कुमार बच्चे को ऊपर ले गए। दूसरी मंजिल पर मेरी मुलाकात राजेश से हुई, जो अभी अभी बच्चों के कमरे से बाहर निकला था। वहाँ एक पालना है, पूरी तरह से बना हुआ। नीचे प्रिया ने मीरा शर्मा से वांग याओ के बारे में बात की। प्रिया ने वांग याओ को बेशर्मी के लिए डांटा और गुस्से से चिल्लाए, अगर यह छोटी कुतिया फिर से फ़ोन करती है तो उसके साथ अपॉइंटमेंट ले लो और मैं उसे फाड़ दूंगी। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म कभी किसी को नहीं देखा। वह असल में दूसरी पीढ़ी के एक अमीर आदमी के साथ भाग गई थी क्योंकि उसे गरीबी से नफरत थी। अब जब उसने देखा है कि मिस्टर कपूर अमीर हो गए हैं तो वह उनसे बदला लेना चाहती है। हाँ, बस सपने देखो। मीरा शर्मा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर वांग याओ अब भी मुझे परेशान करेगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। प्रिया ने एक पल सोचा और बोली, तुम लड़ने और बदतमीज बनने का नाटक करने में अच्छे नहीं हो, मुझे करने दो। और हाँ, आप एक शिक्षक हैं। अगर वह छोटी सी कुतिया आपके स्कूल में आकर कोई परेशानी खड़ी करती है तो कोई मुआवजा नहीं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने पक्ष में खड़ा देखकर मीरा शर्मा कैसे भावुक नहीं हुई। इस समय जिग्नेश शाह चित्रा बंसल के साथ आए थे। चित्रा बंसल अगले महीने दूसरी कक्षा में होगी और वह पहले की तुलना में अधिक परिपक्व और स्थिर दिखती है। चाची झांग, नमस्ते चाची अन। मीरा शर्मा मुस्कुराई और हाथ हिलाया, इधर आओ, आंटी को देखने दो। चित्रा बंसल मुस्कुराते हुए आईं। तुम लंबे और काले हो गए हो, क्या तुमने दोपहर को झपकी ली थी? अब झपकी लेने का समय हो गया है। तनु और बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं, आंटी उन्हें जगह देंगी और बाद में तुम्हारे साथ खेलने नीचे आएंगी। चिंता मत करो, उन्हें अच्छी नींद लेने दो। विनम्र मत बनो, यहाँ जो चाहो खाओ। धन्यवाद चाची झांग। चित्रा बंसल ने उपहार बॉक्स मेज पर रखा और कहा, आंटी यह मेरे छोटे भाई और बहन के लिए जन्मदिन का उपहार है। मीरा शर्मा ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, तो आंटी उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। चित्रा बंसल ने पूछा, आंटी क्या मैं थोड़ी देर खिलौनों से खेल सकती हूँ? बिल्कुल। चित्रा बंसल खुशी खुशी खिलौनों से खेलने चली गईं। प्रिया आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। बच्चे होने से पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। जब से मेरा बच्चा हुआ है समय उड़ गया है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, आज के बाद चारों बच्चे 4 साल के हो जाएंगे। उन्होंने जिग्नेश शाह का अभिवादन किया और पूछा, आपका बारबेक्यू व्यवसाय कैसा चल रहा है? जिग्नेश शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। शुरुआत में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अब व्यापार बेहतर होता जा रहा है। ये सब भाई लिन की मदद की बदौलत है। उन्होंने मेरे लिए इसमें मसाला डाला और मैं इसे और ज्यादा खा रहा हूँ। जिग्नेश शाह ने मूल रूप से अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद नौकरी खोजने की योजना बनाई थी। उसके पास न तो कोई शिक्षा है, न ही कोई संपर्क है, और वह शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने सुना था कि आप खाना पहुंचाकर पैसे कमा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐप डाउनलोड किया और पंजीकरण कराया। 2 दिन तक चलने के बाद मैं मार्ग से परिचित नहीं था, इसलिए न केवल मैंने कम ऑर्डर वितरित किए, बल्कि मुझे शिकायतें भी मिलीं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जिग्नेश शाह ने अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। नहीं, गर्मियों का मौसम बारबेक्यू का समय है। जब परिवार बारबेक्यू का आनंद ले रहा था तो जिग्नेश शाह के मन में अचानक अपना बारबेक्यू स्टॉल खोलने का विचार आया। रोशनी शाह उनका समर्थन करती हैं और बच्चे भी उनका समर्थन करते हैं। इसलिए मैं दिन में बच्चों की देखभाल करती थी और रात में बारबेक्यू बेचने के लिए गाड़ी चलाती थी।
चून की भोजन का स्वाद खराब है, इसलिए व्यापार बहुत खराब है। जब राजेश कपूर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बारबेक्यू सामग्री उपलब्ध कराई और उसका व्यवसाय तुरंत चल निकला। अब रोशनी शाह भी मदद के लिए आएंगी। बारबेक्यू स्टॉल शाम 5:30 बजे से सुबह 3 बजे तक खुला रहता है। यद्यपि दुकान चलाना कठिन था, फिर भी मैं पैसे कमाने में सक्षम था। जिग्नेश शाह और उनकी पत्नी दोनों मजबूत हैं। लगभग आधे घंटे बाद राजेश और अरुण कुमार अभी भी ऊपर थे। प्रिया ने कुछ फल खाए और बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि वे दोनों वहां क्या कर रहे हैं। जब वे बात कर रहे थे, लियू किंग त्यानतियान के साथ आया। आंटी, हम यहाँ हैं। ये 4 खजानों के लिए जन्मदिन का उपहार है। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया, वे अभी भी झपकी ले रहे हैं। आंटी ने उन्हें नीचे आने को कहा है। ठीक है, ठीक है। त्यानतियान मीरा शर्मा के पीछे पीछे एक एक कदम ऊपर की ओर चला गया। उसने धीरे से कहा, मैं बहुत दिनों से उनके साथ नहीं खेली हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अब भी मुझे याद करते हैं। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, बेशक मुझे याद है। उसने तनु और रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। जाओ, आंटी अवी और विहू को बुला लाएंगी। त्यानतियान चिल्लाया और रिया के बिस्तर की ओर चला गया। रिया, रिया, उठो। वह फिर तनु के बिस्तर की ओर दौड़ा। तनु, तनु, जल्दी उठो। तनु ने एक नज़र देखा और तुरंत मुस्कुरा दी। त्यानतियान, तुम यहाँ हो। त्यानतियान मुस्कुराया और बोला, हाँ, चलो उठो और साथ मिलकर खेलते हैं। रिया उठ बैठी और अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली, त्यानतियान, तुम वापस आ गए। त्यानतियान ये कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हाँ हाँ, जल्दी उठो। मीरा शर्मा आई और उन्होंने दोनों छोटी राजकुमारियों को उनकी पसंदीदा राजकुमारी पोशाकें पहनने में मदद की। दूसरे बच्चे ने पीला रंग चुना और तीसरे बच्चे ने गुलाबी रंग चुना। छोटे मुकुट पहने हुए वे दोनों अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहे थे। त्यानतियान ने उनकी उदारतापूर्वक प्रशंसा की। वाह, आप लोग बहुत सुंदर हैं। रिया थोड़ी शर्माई। शुक्रिया। तनु ने त्यानतियान का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो साथ में खेलते हैं। जब मैं बाहर गया तो मैंने अवी और विहू को बाहर आते देखा। त्यानतियान बहुत खुश हुआ। चलो खेलने चलें। राजेश कपूर और अरुण कुमार के बीच इस विषय पर चर्चा के बाद छोटी निशा राव भी जाग गई। जब मैं नीचे गया तो संयोग से उनसे टकरा गया। क्या त्यानतियान यहाँ है? त्यानतियान ने सिर हिलाकर राजेश कपूर का अभिवादन किया। नमस्ते अंकल। अरुण कुमार की गोद में बच्चे को देखकर उसकी आंखें मीठी सी चमक उठी। अंकल, क्या मैं इस छोटे भाई को देख सकती हूँ? अरुण कुमार नीचे बैठ गए और अपने बेटे को त्यानतियान को दिखाया। त्यानतियान बहुत ईर्ष्यालु है। वह बहुत प्यारा है। मैं सचमुच आशा करती हूँ कि मेरी माँ मुझे एक भाई या बहन दे दे ताकि मेरे पास खेलने के लिए कोई हो। नीचे जाने के बाद त्यानतियान ने लियू किंग को गले लगाया और छोटे भाई या बहन के लिए चिल्लाया। लियू किंग ने अरुण कुमार की गोद में बच्चे को एक नज़र देखा और तुरंत समझ गई। हम घर पहुंचकर इस बारे में बात करेंगे। जल्दी करो और चारों बच्चों को जन्मदिन का उपहार दे दो। हाँ, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। बच्चे आसानी से विचलित हो जाते हैं। प्रिया मुस्कुराई और पूछा, क्या आप दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं? लियू किंग ने भौहें चढ़ाईं। इसके बारे में मत सोचो। वास्तव में, यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो मैं त्यानतियान को एक छोटा भाई या बहन भी देना चाहता हूँ। वह बता सकती थी कि त्यानतियान एक बहुत अच्छी बहन होगी, और वह भाई बहन भी चाहती थी, लेकिन शर्त की अनुमति नहीं है। तीसरा समूह जो आया वह था शियाओ रुई और उसकी माँ। यह उनका हमारे घर पर पहला आगमन है। राजेश कपूर ने उनका अभिवादन किया। अरे दोस्तों, जियाओ रुई यहाँ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय की उस यात्रा के बाद मीरा शर्मा को एक अन्य माँ से इसके बारे में पता चला। जियाओ रुई ने 2 साल की उम्र से ही अपने दाहिने मस्तिष्क का विकास शुरू कर दिया था। उसकी माँ ने उसे हर पहलू में विकसित होने में मदद की। वह अब 5000 से अधिक अक्षर और 3000 से अधिक शब्द पहचान सकता है तथा वायलिन भी बजा सकता है। मैं मेजबान प्रशिक्षण, ताइक्वांडो, तैराकी सब कुछ करता हूँ। मीरा शर्मा को ये जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद कक्षा के अन्य बच्चे एक एक करके आ गए।
मीरा शर्मा और प्रिया रसोई में फल काटने और जूस बनाने में व्यस्त थीं और बातें कर रही थीं। बाहरी रिसेप्शन का काम राजेश कपूर को सौंपा गया। रसोई घर के बाहर एक छोटा सा दरवाज़ा है जो आंगन की ओर खुलता है। उसने फल खाया और कहा, बॉस लिन सचमुच संबंध बनाने में बहुत अच्छे हैं। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, वह अक्सर इन्हीं अभिभावकों से मिलता जुलता रहता है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं लोगों से घुलने मिलने में अच्छी नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद लियू किंग आया। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम तो रसोई में हो। तुम लिविंग रूम में क्यों नहीं बैठ जाते? मीरा शर्मा ने फलों की प्लेट बाहर निकाली और कहा, मुझे रसोई में ही रहना चाहिए। यहाँ ज़्यादा साफ सफाई रहती है। मुख्य आकर्षण केक काटना है। राजेश ने 3 स्तरीय केक पर 4 मोमबत्तियां रखीं, उन्हें जलाया और सभी ने तालियां बजाईं तथा जन्मदिन का गीत गाया। आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो। चारों खजानों के चेहरों पर खुशी और आनंद की मुस्कान थी। राजेश कपूर फुसफुसाए, एक इच्छा करो। चारों बच्चों ने अपनी आंखें बंद की, एक इच्छा की और फिर एक साथ मोमबत्तियां बुझा दीं। बहुत बढ़िया, अब हम केक खा सकते हैं। राजेश केक काटता है और सभी को उसका हिस्सा मिलता है। खाने के बाद वे एक साथ खिलौनों से खेले और बच्चों ने उन्हें अपने कमरे से परिचित कराया। माता पिता बैठक कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे। जब हम बातचीत कर रहे थे तो मुझे नहीं पता कि किसने बातचीत शुरू की, लेकिन हमने ग्रीन लेक विला में स्थित विला के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक माँ ने कहा, जब मैंने घर खरीदा तो मुझे इस जगह से प्यार हो गया। लेकिन बच्चे के पिता ने कहा कि ये दूरदराज का क्षेत्र है और आसपास की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। मैंने इसे अभी अभी खरीदा था और देखो, 4 या 5 साल बाद इसका मूल्य 3 गुना से भी अधिक हो गया है। उनके शब्दों में बहुत खेद था। एक और माँ ने कहा, ग्रीन लेक विला लॉन्च होते ही बहुत जल्दी बिक गए। अगर आप अभी भी कोई विला खरीदते हैं तो ये किसी पुरानी प्रॉपर्टी को खरीदने जैसा ही है। मेरा परिवार एक खरीदना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसा होने पर भी मैं इसे वहन नहीं कर सकता। इस समय जियाओ रूई की माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जल्दी से काम क्यों नहीं करते? वे कहते हैं कि वे बाद में एक कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं। हम मुंबई में दूसरा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सुना है कि दस्तावेज पहले ही जारी हो चुका है। तब तक यहाँ की हर इंच जमीन की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी। ये सुनकर हर कोई उत्साहित था, क्योंकि उन्हें पता था कि जियो रूई की माँ के पास कुछ खबर है। हम एक खरीदना चाहते हैं, लेकिन विला बहुत कम है और कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता। ये सही है। यदि कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो मेरा अनुमान है कि एक यूनिट की कीमत 200 से 300 मिलियन से अधिक होगी। सब ने गहरी सांस ली। यद्यपि उनके परिवार के पास कुछ धन है, लेकिन उसकी संपत्ति केवल 10 या 20 मिलियन के आसपास है। और घर खरीदना भी एक निवेश है, अमीरों की तरह नहीं। आज यहाँ रहो, कल वहाँ रहो। 2 या 300 मिलियन, उनकी कुल संपत्ति इतनी ही आंकी गई है। इसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। बस इसे भूल जाओ। जियाओ रूई की माँ ने भी आह भरी। उसे इस विला का लेआउट और बड़ी मात्रा में खाली जगह बहुत पसंद आई। दुर्भाग्यवश मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास न तो पैसा है और न ही संसाधन। पास बैठे माता पिता ने देखा कि राजेश कपूर चले गए हैं और आपस में गपशप करने लगे। ये मिस्टर कपूर कमाल के हैं। मैंने सुना है इन्होंने ये सब किया है। ये तो औरतों से भी ज़्यादा काबिल हैं। आपने कहा कि वह सारा दिन घर पर बच्चों की देखभाल करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहता है? जमीन की उपज पर जीने का क्या मतलब है? वह एक निवेशक है और करोड़ों की संपत्ति रखता है। जब मैं उनकी तुलना करता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो तलाक भी लेना चाहता हूं। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुलना ईर्ष्या का चोर है। इसके अलावा माँ झांक सुंदर हैं, एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं और एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। अपने पति की तुलना अपने परिवार से करते समय अपनी तुलना भी करें। ऐसा कहने का कारण यह है कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं और यह आधा मजाक है। 2:30 बजे से शुरू होगा। सभी लोग जाने लगे, तब तक 6 बज चुके थे।
चारों बच्चों ने मेहमानों को विदा किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया तथा बाद में साथ खेलने का वादा किया। आखिरी छात्र को विदा करने के बाद राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आज तुम खुश हो? रिया की आंखें चमक उठीं। मैं बहुत खुश हूँ। विहू और तनु खुशी से उछल रहे थे। खुश? अब से मैं उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करूंगी और साथ में केक खाऊंगी। हाँ, मैं भी छोटी राजकुमारी वाली पोशाक पहनना चाहती हूँ। सब कहते हैं कि मैं इसमें बहुत सुंदर लग रही हूँ। अवी ने कहा, उपहार भी हैं। मैं सचमुच इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इस जन्मदिन पार्टी में सभी बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे। इसे एक उत्तम अंत कहा जा सकता है। प्रिया और अरुण कुमार मूलतः यहीं रुकना और भोजन करना चाहते थे। परिणाम मिले। नाश्ता खाने के बाद मेरा पेट भर गया, इसलिए मैं ये भोजन किसी और दिन खाऊंगा। मीरा शर्मा ने खुश होकर कहा, चलो जन्मदिन के उपहार खोलो। निश्चित रूप से उपहार देने के माध्यम से ही बच्चे एक दूसरे को जान पाते हैं। उपहार ज्यादा महंगे नहीं थे। मुझे लगता है कि इन बच्चों ने अपनी पसंद के हिसाब से उपहार चुने होंगे। आज न केवल मेरा जन्मदिन खुशी से बीता, बल्कि बच्चों से मुझे ढेर सारे उपहार भी मिले। चारों खजाने खुशी से पागल हो रहे हैं। बचपन से ही वे बहुत कम चीज़ें चुराते हैं। वे साथ मिलकर मज़ेदार और स्वादिष्ट चीज़ें बांटते हैं। राजेश कपूर भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन के मामले में उनके साथ समान व्यवहार करते हैं। तो उपहार खोलने का नतीजा ये हुआ कि सभी ने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। शाम को मेरे दादा दादी का फ़ोन आया। बच्चे अपने फ़ोन के पास इकट्ठे हो गए और उन्हें बताने की होड़ में लग गए कि आज क्या हुआ। आप और मैं एक ही समय पर बात कर रहे थे। वहाँ इतना शोर था कि मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका, लेकिन उनके अनुमानों से हम मोटे तौर पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। राजेश रसोई में सब्जी का दलिया बना रहा था। बच्चों की हंसी सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मीरा शर्मा ने फ़ोन उठाया और सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ बच्चे इतनी ज़ोर से भिनभिना रहे थे कि मैं उन्हें साफ साफ सुन नहीं पा रहा था। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ कुछ मालूम है। वैसे राजेश कपूर कहाँ है? मीरा शर्मा ने अपना फ़ोन राजेश कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह यहाँ हैं। राजेश कपूर ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और सुनीता कपूर को नमस्ते करते हुए कहा, माँ, क्या आपने खाना खा लिया? सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, हाँ है। तुम्हारे दूसरे चाचा हमें रात के खाने पर बुला रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग रात के खाने में क्या खा रहे हो? राजेश कपूर ने कहा, शाम को थोड़ा दलिया और थोड़ी सब्जियां भूनकर खा लो, कुछ हल्का फुल्का। कुछ देर बातचीत करने के बाद सुनीता कपूर ने फ़ोन रख दिया। मनीष कपूर ने सबसे आखिर में फ़ोन किया, भाई, मैंने अभी खाना खाया है। 4 खजाने कहाँ हैं? खेलना? तो फिर उन्हें फ़ोन दो, मुझे उनसे कुछ कहना है। राजेश कपूर ने विहू को इशारा किया, लो अंकल मनीष कपूर का नंबर। विहू दौड़कर आया, फ़ोन उठाया और चिल्लाने लगा, अंकल मनीष कपूर, देखो यह क्या है? अल्ट्रामैन ज़ीटा। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले, जाओ तनु और बाकी लोगों को बुलाओ। बच्चों के इकट्ठा होने के बाद मनीष कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपका जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। चारों खजानों ने एक स्वर में कहा, धन्यवाद। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं चीनी नववर्ष के दौरान आप लोगों के लिए बड़े लाल लिफाफे तैयार करूंगा, ठीक है? चारों खजानों ने उत्तर दिया, ठीक है। मुझे फ़ोन दो पिताजी, मुझे उनसे कुछ कहना है। बच्चों ने अपने फ़ोन राजेश को दे दिए। राजेश कपूर ने पूछा, आपकी पार्ट टाइम नौकरी कैसी चल रही है? मनीष कपूर इस गर्मी की छुट्टियों में मेरठ नहीं लौटे। उन्होंने, मानसी और मानव ने पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम किया। वे ज़्यादातर गृह शिक्षक होते हैं जो बच्चों को उनके गृह कार्य में मदद करते हैं। वे मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक हुए और 8 रुपये प्रति घंटा तथा 4 से 5 हजार रुपये प्रतिदिन कमाते थे। अब मनीष कपूर भी कुछ संपत्ति के मालिक हैं। मेरठ ने एक मकान खरीदा, स्वयं ही बंधक का भुगतान किया तथा उसके पास बचत के रूप में लाखों रुपए थे। कुछ समय पहले मनीष कपूर और 3 अन्य लोगों ने मिलकर पुरानी कार खरीदने पर चर्चा की थी। मनीष कपूर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले, सब बढ़िया चल रहा है।
माता पिता को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और उन्होंने कहा है कि वे सर्दियों की छुट्टियों में मुझसे मिलने आएंगे। दोनों भाइयों ने कुछ देर तक बातचीत की और फिर मनीष कपूर ने फ़ोन रख दिया। रात के खाने के बाद मैंने बच्चों को ऊपर सोने के लिए मना लिया। वे उत्सुकता से पूछते हैं, पिताजी मेरा अगला जन्मदिन कब होगा? राजेश कपूर हंसे, अभी तो 1 साल और बाकी है, 300 दिन से भी ज़्यादा। जब बच्चों ने सुना कि इसमें 300 दिन से अधिक समय लगेगा तो वे बहुत निराश हुए। राजेश कपूर फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। ठीक है, चलो सब सो जाते हैं। इस गर्मी में बैलेंस बाइक सीखने के अलावा राजेश मूल रूप से चाहते थे कि वे कुछ और भी सीखें। हालांकि सीखने से पहले बच्चों को इनसे परिचित होना चाहिए। नहीं, स्कूल वर्ष की शुरुआत में राजेश और मीरा शर्मा अपने बच्चों को बाल व्यावसायिक अनुभव कार्यक्रम में लेकर आए। यहाँ हर क्षेत्र के लोग काम करते हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस, अग्निशमन कर्मी आदि शामिल हैं। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार करियर का अनुभव कर सकते हैं। राजेश द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बाद स्टाफ चारों शिशुओं को इसका अनुभव कराने के लिए ले गया। माता पिता 45 मिनट तक अवकाश क्षेत्र में प्रतीक्षा करेंगे। दंपति ने सोचा, क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर साथ साथ घूमने चलें। राजेश कपूर ने अपना फ़ोन नंबर रिसेप्शन पर छोड़ दिया। हम घूमने जा रहे हैं। अगर बच्चे हमें ढूंढ रहे हों तो कृपया इस नंबर पर फ़ोन करें। फ्रंट डेस्क क्लर्क ने कहा, ठीक है, लेकिन कृपया जल्दी वापस आ जाओ। यहाँ आसपास देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैं एक दूध वाली चाय की दुकान पर बैठ गया। उनमें से प्रत्येक ने 1 कप दूध वाली चाय मंगवाई और उसे पीना शुरू कर दिया। बाहरी लोगों को वे दोनों 4 बच्चों वाले व्यक्ति नहीं लगते थे। लोग तो तब भी यकीन कर लेते अगर वे कहते कि वह हाई स्कूल का छात्र है। राजेश के साथ रहने के बाद से मीरा शर्मा ने नियमित आहार और दैनिक दिनचर्या बनाए रखी है। चाहे आप कुछ भी खाना चाहें, राजेश उसे आपके लिए मास्टर स्तर पर बना सकते हैं। हम बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाते हैं, सिवाय तब जब हम बच्चों के साथ बाहर जाते हैं और कुछ स्ट्रीट स्नैक्स खरीदते हैं। उसने बहुत समय से दूध वाली चाय नहीं पी है। ऐसा नहीं है कि दूध वाली चाय स्वादिष्ट नहीं होती, बात बस इतनी है कि राजेश उसे कुछ और पिलाने के तरीके ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए, ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस, सुगंधित चाय, ब्राउन शुगर वाला पानी आदि, जिनमें 70% चीनी होती है, मीरा शर्मा के अनुसार पहले से ही बहुत मीठे होते हैं। राजेश कपूर और मीरा शर्मा कुछ देर बैठे रहे और जब उन्होंने देखा कि समय लगभग हो गया है तो वह उसे वापस ले गए। कार्यक्रम समाप्त होने में 5 मिनट शेष थे तो दंपति ने स्टोव में घूमने का अवसर लिया। वहाँ सभी प्रकार की चीजें हैं, जैसे कि मेडिकल किट, स्प्रिंकलर ट्रक आदि। राजेश ने सोचा कि बच्चों के लिए पूरा सेट खरीदना अच्छा विचार होगा। बच्चे बाहर आ गए। अवि और विहू ने पुलिस अधिकारी बनना चुना, रिया ने गायन चुना और तनु ने मॉडलिंग को चुना। आज उन्होंने जो भूमिकाएं निभाईं, उसके अनुसार राजेश ने खिलौने खरीदे और ये सभी पूर्ण सेट हैं। विशेष रूप से रिया, सभी प्रकार के सिमुलेशन संगीत खिलौने। बॉस ने समझाया, इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि यह नकली है। ये वास्तव में आवाजें निकालता है और असली चीज से बहुत मिलता जुलता है। दूसरे बच्चे ने एक सजीव गुड़िया चुनी जो रो सकती है, आवाजें निकाल सकती है और बीमार हो सकती है। जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मैं रोता हूं। बच्चे को ठीक होने के लिए दवा खिलानी होगी। मेरे दूसरे बच्चे को ये दवा दिलचस्प लगी और उसने खरीद ली। राजेश कपूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर लौट आए। बस अभी घर पहुंचा। चारों बच्चे अपने अपने खिलौने निकालकर खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। राजेश ने रिया का वायलिन, ड्रम सेट आदि अपने कमरे में रख दिया। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मज़ा आ गया। पापा नीचे कुछ करने गए हैं। रिया ने अपने होंठ भींचे और कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने बहुत मेहनत की है। राजेश कपूर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, अच्छा रहो डैडी, थकेंगे नहीं। क्योंकि केवल 3 शिशुओं के खिलौनों को ही स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको अन्य शिशुओं के खिलौनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे खोलें और देखें। राजेश रसोई में खाना बना रहे थे, जबकि मीरा शर्मा ने पहले चोर और फिर बीमार मरीज की भूमिका निभाई थी।
लगभग 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वह थोड़ी थकी हुई महसूस करने लगी। रसोई में आकर बोली, प्रिय, मैं बच्चों के साथ खेलकर बहुत थक गई हूँ। राजेश कपूर ने उसे चूमा, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मीरा शर्मा का मानना है कि उन्हें सबसे ज्यादा डर कड़ी मेहनत शब्द से लगता है। राजेश से अधिक मेहनत कोई नहीं करता, वह घर पर ही रहता है और कभी कभी बच्चों की देखभाल भी करता है। अधिकांश समय वे बस अपना मुंह खोलते हैं और भोजन परोसा जाता है। वे अपने हाथ बढ़ाते हैं और कपड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं और उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। वह थोड़ी शर्मिंदा हुई, पतिदेव, मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, थके तो आप हैं। मीरा शर्मा के जाने के बाद अवि और विहू ने बारी बारी से पुलिस और लुटेरों का खेल खेला। तनु ने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने वाली मां की भूमिका निभाई। खाने के बाद राजेश ने ताली बजाते हुए कहा, चलो पिताजी को निर्देशक बना दो और हम एक नाटक का मंचन करें, ठीक है? चारों खजानों ने खुशी से चिल्लाकर कहा, अच्छा। राजेश कपूर ने कहा, तनु एक माँ है। एक दिन उनका बच्चा बीमार पड़ गया तो वह बच्चे को देखने अस्पताल गईं। रास्ते में हमें 4 चोर मिले जिन्होंने तनु का सामान चुरा लिया। तनु मदद के लिए चिल्लाए और वहां से गुजर रहे पुलिस अधिकारी अवि ने आकर चोर को पकड़ लिया। फिर अवि तनु को अस्पताल ले गया। डॉक्टर द्वारा कई जांचें करने के बाद बच्ची अंततः ठीक हो गई। ये कहानी की रूपरेखा है। तुम लोग इसे अभिनय के माध्यम से दिखाओ जबकि माँ और पिताजी देख रहे हैं। दंपति सोफे पर बैठे और अपने बच्चों द्वारा प्रस्तुत रियलिटी शो देखा। इन सभी युवाओं में अभिनय का बहुत अच्छा कौशल है, इसलिए उन पर कोई दबाव नहीं है। मैंने तनु को राजेश कपूर की नकल करते हुए बच्चे को हर समय बेबी कहते हुए देखा। तनु ने अतिशयोक्ति से कहा, ओह, मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या वह बीमार है? बच्चे, बताओ, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें कहाँ असुविधा हो रही है? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम बोलने के लिए बहुत छोटे हो। पिछली बार स्नो वाइट में तनु ने अपना मजाकिया पक्ष दिखाया था। दंपति अपनी हंसी रोक नहीं सके। तनु ने बच्चे को ठीक से लपेटा और फिर बाहर चली गई। बाहर जाना, बैग लेकर चलना, जूते बदलना, क्या यही सब मीरा शर्मा खुद नहीं कर रही हैं? घर से निकलने के बाद विहू चोर की भूमिका निभाता है जो बिजली की गति से तनु का बैग चुराने आता है। मीरा शर्मा ने मजाक किया, विहू, तुम पेशेवर नहीं हो। क्या तुम्हें अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? विहू ने सोचा कि यह सही है और तुरंत रुक गया। 1 मिनट रुको, मैं इसे ढकने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। तनु ने आग्रह किया, जल्दी करो, मुझे अभिनय करने में बहुत मजा आ रहा है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर हंस पड़े और उन्हें लगा कि वे वाकई मजाकिया थे। अंततः विहू को एक मास्क मिला और उसने कहा, चलो, मैं ठीक हूँ। दोनों ने आगे कहा। तनु ने विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाई, बचाओ, चोर है, बचाओ। इस समय अवि चिल्लाया, मैं आ रहा हूँ, तो वह इसमें शामिल हो गया। विहू और तनु इतनी जोरदार लड़ाई कर रहे थे कि वे अविभाज्य हो गए थे। बस, वे दोनों अभी भी मजे कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। तनु ने आग्रह किया, अरे, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अवि और विहू ने एक साथ देखा, शायद उन्हें महत्वपूर्ण बात याद आ गई थी। अवि चिल्लाया, चोर, तुम कहाँ भाग रहे हो? विहू फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे पता है मैं गलत था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी 80 साल की माँ और बच्चे हैं। वे मेरे बिना नहीं रह सकते। 80 साल की माँ। मीरा शर्मा तो हंसते हंसते मर ही गईं। प्रिय, उसने ये कहाँ सीखा? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, पता नहीं। बच्चों में नकल करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। बड़ों के एक बार कहने पर ही उन्हें याद आ जाता है। अवि ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। ये कहकर उसने विहू को बंद कर दिया और उसे विशेष चेतावनी दी। आप मेरे आदेश के बिना नहीं जा सकते। विहू ने गंभीर चेहरे से कहा, ठीक है। इस समय तनु पहले से ही अधीर थी, चलो, मेरा बच्चा शायद मर रहा है। अस्पताल पहुंचकर रिया ने अस्थायी रूप से डॉक्टर की भूमिका निभाई और बाबी की पूरी जांच की। उसे सर्दी है और उसे इंजेक्शन की ज़रूरत है। रिया का चेहरा सख्त था, मानो ये सचमुच हुआ हो, और वह पूरी गंभीरता से कह रही थी,
तनु ने पूछा, मुझे अभी भी इंजेक्शन की ज़रूरत है। क्या ये गंभीर है? रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। गंभीर। ये कहते हुए उसने सिरिंज उठाए, बाबी डॉल को पलटा और उसके नितंब में इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद निरीक्षण का एक और दौर हुआ। रिया का चेहरा उदास था और उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, मुझे खेद है, बच्चे की हालत खराब हो गई है। तनु एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मैं क्या करूं? रिया ने शांति से कहा, बस एक और शॉट काफ़ी होगा। ये कहने के बाद उसने बाबी को एक और इंजेक्शन दिया। मीरा शर्मा हंसते हंसते राजेश कपूर की बाहों में गिर चुकी थीं। हा हा हा, बहुत मज़ेदार। फिर मैंने देखा कि रिया बाबी को कुछ और दवा खिला रही है। मैंने बहुत सावधानी से कहा, आपको ये दवा अपने बच्चे को समय पर देनी होगी, समझे? तनु ने सिर हिलाया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने बच्चे को घर ले आया। प्रदर्शन समाप्त हो गया और दंपति ने अपने बच्चों की विभिन्न तरीकों से प्रशंसा की। बुरा नहीं, शानदार अभिनय। राजेश को ये काफ़ी दिलचस्प लगा और उन्होंने कहा, आप अपनी खुद की कहानियां बना सकते हैं और भविष्य में उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आप साथ रह सकते हैं और अलग अलग कहानियां सुना सकते हैं। ये सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। इसके बाद बच्चों को बहुत मज़ा आया। विभिन्न जादुई संशोधन विषयों के अंतहीन स्तर हैं, ठीक आज रात के 3 छोटे स्वरों की तरह। इस बार रिया को छोड़कर सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। रिया को एक संगीत वाद्ययंत्र मिलने के बाद उन्होंने उसे बजाना शुरू कर दिया। राजेश कपूर के मन में अपने ही विचार थे। एक अन्य प्रतिभागी मीरा शर्मा हैं। वह सु और माँ की भूमिका निभाती है। तनु ने उससे कहा, माँ, अब तुम सुअ की माँ हो। जब तुम हमें जन्म दोगी तो हम अपना घर खुद ही ढूंढ लेंगे। अतिथि कलाकार के रूप में शामिल मीरा शर्मा बहुत खुश हुईं और बोलीं, बहुत बढ़िया। वे पहले से ही 3 छोटे सुअरों की कहानी को याद करते थे। मीरा शर्मा ने बच्चे को जन्म देने का नाटक किया और जल्द ही उन्होंने 3 सुअर के बच्चों को जन्म दिया। आह, मेरे प्यारे बच्चे। फिर उन्होंने विषय बदल दिया, अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। अब समय आ गया है कि तुम बाहर जाओ और अपना घर ढूंढो। अभी विहू और रिया खड़े हुए और मीरा शर्मा को अलविदा कहा। बिग बैड वुल्फ का किरदार निभाने वाली का नाम तनु है। उसने लालच से कहा, वाह, ये 3 छोटे सुअर कितने सफ़ेद और गोल मटोल हैं, कितने प्यारे हैं। इनका स्वाद ज़रूर बहुत स्वादिष्ट होगा। तीनों छोटे सुअरों ने इस पर विचार विमर्श किया, अलग हो गए और अपना घर बना लिया। इसलिए वे तीनों व्यस्त होने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर बाद तनु द्वारा अभिनीत बिग बैड वुल्फ आया। उसने अवी के फूस के घर पर फूंक मारी और वह ढह गया। अवी ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, आह, मेरा घर। तनु ने उसे पकड़ लिया। हा, छोटी मोटी सुअरनी, मैं आ रही हूँ। अवी तेजी से दौड़कर विहू के घर आया। विहू ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? वहाँ एक बड़ा बुरा भेड़िया है। तभी तनु ने जोर से धक्का देने का नाटक किया और उन्हें याद दिलाया, मैंने तुम्हारा लकड़ी का घर उड़ा दिया है। इसलिए अवी और विहू रिया के घर भागे। रिया ने कहा, मेरा घर बहुत मजबूत है, ये पत्थर से बना है, भेड़िए इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तनु बाहर चिल्ला रही थी, तुम तीनों छोटे सुअर बाहर आओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कुछ देर चिल्लाने के बाद ये खत्म हो गया। मीरा शर्मा और राजेश कपूर ने सभी प्रकार की इंद्रधनुषी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है कि बच्चों को स्वयं कहानी का अभिनय करने दिया जाए।